आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। वो वक्त, वो लम्हा, वो घड़ी आ पहुँची है जिसका पूरी दुनिया के मुसलमानों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना अता फ़रमाया। लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिन्हें ये महीना मिल जाता है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को कसरत से माफ़ करता है। आप एक नेकी करते हैं, आपको उसका कई गुना सवाब मिलता है। अभी हम मुसलमानों पर है कि हम किस तरह अपने रब को इस महीने में राज़ी कर सकें। इस्तक़बाल रमज़ान हमारा आज का मौजू, कि हमें रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करना चाहिए, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कसरत से करनी चाहिए जिससे हमारा रब राज़ी हो सके। आज हमारी पहली नशिस्त है और इस पूरे रमज़ानुल मुबारक में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे ज़रिए कुछ बातें आप तक पहुँचें, कुछ हम सीखें, कुछ आप सीखें, और काश इस महीने अल्लाह ताला को हम राज़ी कर सकें। हर साल की तरह इस साल भी हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद हो। आपको भी बहुत मुबारक शहरी भाई, जज़ाकल्लाह। हमारी दूसरी मेहमान डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, आप काफ़ी इनकी वीडियोस देख चुके होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हिरा नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिरा, आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत खुशामदीद कि आप हमारी इस नशिस्त में आई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि हम ज़ाहिर पूरे साल जो है डिफरेंट ट्रांसमिशंस भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप यकीन माने बाखुदा कि जब हम रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं तो इसकी एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही ब्लेसिंग होती है। कई दफ़ा दौरान ट्रांसमिशन हम कहीं और चले जाते हैं, फिर हमें अपने आप को झंझोड़ना पड़ता है कि नहीं, अभी शो को कंटिन्यू करके चलना है। तो एक बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं फीलिंग होती है, और इस बात पे फिर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है। हिरा, आपसे शुरुआत करते हैं। हिरा, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग वीडियोस बड़ी अच्छी आपकी मैंने देखी हैं, आप लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, शौक़ कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई, क्योंकि आजकल बड़ा दौर है इस चीज़ का, इन्फ्लुएंसर्स का, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? अगर मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो मुझे शौक़ था इस चीज़ का। अगर मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड से अपना ताल्लुक़ जोड़ूं तो जो भी आपके इवेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ छोटी सेरेमनीज़ होती हैं, कोई फेयरवेल पार्टी होती है जो भी हमारे मैट्रिक या इंटर की, तो मुझे याद है उसमें मुझे होस्टिंग का इतना शौक़ था और फिर सिलेक्शन भी हुई। फिर वहाँ से जब शौक़ में आपको चांस मिले, आगे से जाके प्रमोट करते हैं लोग आपको, और अपने ही करीबी लोग जब बहुत ज़्यादा ताउन करें, स्पेसिफ़िकली पेरेंट्स और रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, तो फिर खुद ही एक डेवलपमेंट आ जाती है कि नहीं, इससे ज़्यादा बेहतर करना है। और जिस चीज़ का मुझे शौक़ है कि ज़्यादा लोगों से मैं इंटरैक्ट कर सकूं, और स्पेसिफ़िकली अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, जैसे आपने कहा पिछले ही कुछ सालों में कोविड के बाद से इसका सिनेरियो बहुत ज़्यादा बिल्टअप हुआ कि लोगों ने घर में बैठ के सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, और उसके फिर जो भी फ़ायदे देखने में आए वो उन्होंने जैसे उसको यूज़ किया, तो उसमें ही मेरी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई। मैंने अपने पेजेस बनाए और फिर ये सिलसिला अभी तक। अच्छा, यानी कि ये हम कहेंगे कि वैसे जो भी कोई बंदा इस तरह का नज़र आता है ना, उसको शौक़ कहीं ना कहीं बचपन से होता है। जैसे हिरा ने कहा कि मुझे बचपन से ही शौक़ था, तो डेफिनेटली वो शौक़ कहीं होता है। लेकिन हिरा, अब एक बड़ा फ़ायदा हो गया, अगर हम पास्ट में जाते हैं, 80s में चले जाएँ या 90s में चले जाएँ, उस वक्त एक टेलीविज़न हुआ करता था, टैलेंट चाहे बंदे में कितना भी हो, उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो अपने आप को किस तरह लोगों के सामने ला सकता है, अपने टैलेंट को ला सकता है। अब ये एक बड़ा फ़ायदा भी है, इसे हम गुड पॉइंट्स भी कहेंगे कि जिन लोगों का टैलेंट है, जो अच्छा टैलेंट है, पॉजिटिव टैलेंट है, वो सामने लाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया बेसिकली, एक इसको एरा को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। और जहाँ तक कहते हैं ना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलना वो मैसर अब जाके ज़्यादा हुई हैं। आप अपना टैलेंट जाके पोस्ट करें, लोगों से शेयर करें, जो उनकी राय है, जो भी उनके बेसिकली कमेंट्स होते हैं, कुछ लोग अच्छा आगे से आपको गुमान करते हैं आपके हवाले से, कुछ लोग कहते हैं कि बेहतर करें या बेहतरी के लिए ओपिनियंस होते हैं। तो आई थिंक एक आप में भी एक सब्र का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि इतने लोगों से जब आप ओपिनियंस ले रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ी आई थिंक एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। अच्छा, आप क्या समझती हैं, अभी मैं अच्छों की बात कर रहा हूँ, फिर दूसरी तरफ भी आऊँगा, एक अच्छा डिजिटल कंटेंट बनाना या क्रिएटर बनना आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में,
क्योंकि मोस्टली ये होता है जो प्रमोशनल कैंपेन्स वगैरह सब मिल रही होती हैं वो यूजुअली ये अपने आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप बहुत उसको बेहतरीन करके और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेके चलोगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ जो ब्रांड्स आपको आगे से अप्रोच कर रहे होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो उस लिहाज की नहीं होती जिस तरह वो प्रमोट किया जा सके। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा देखने में आया है कि मुश्किलात दरपेश हैं, और अगर इस बात को इस हद तक रखा जाए कि हम उनकी एक्चुअलिटी को ना वहाँ पे डिस्प्ले करें कि जो असलियत है उनकी, तो वो फिर बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है हमारे लिए भी। एक जो पूरी कम्युनिटी क्योंकि सेट हुई हुई है और जो लोग प्रमोट कर रहे होते हैं तो उनके और आपके बीच में एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई उन बेचारे कंटेंट क्रिएटर की जो अच्छा काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज़ में सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुश्किल होता है एक अच्छा कंटेंट, ज़ाहिर है रोज़ाना सोचना या कोई प्रोडक्ट आपके पास आ रही है तो उसको किस तरह जो है दिखाना, इट्स लाइक अ कमर्शियल। एग्जैक्टली। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ऊट पटांग हरकतें करते हैं, फालतू की हरकतें करते हैं जिससे माशरे में बिगाड़ भी पैदा हो रहा है, बट उनके व्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं, उनको लोग लाइक भी बहुत कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं इससे कितना बुरा असर भी पड़ रहा है? इससे बहुत हद तक बुरा असर पड़ रहा है, और क्योंकि स्पेसिफिकली आप एक रोल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जो भी आपकी न्यू जनरेशन है, तो वो आगे देख के क्या प्रोसीड करेगी। आजकल की यूथ ही जाके फिर आगे उन्होंने प्रोफेशनल जो भी उनका प्रोफेशन है उसको जाके सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, लोग उनको एज अ रोल मॉडल देख के चलते हैं कि हमें इस तरह का काम करना है जो ये इस डोमेन में जाके कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक अप्रोच है जो आपको सेट करनी है, और अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलेंगे, वैसे भी माशाल्लाह से अभी रमज़ान के महीने में हम लोग बैठे हुए हैं, तो एक पॉजिटिव अप्रोच अपने अंदर भी लाएं कि दूसरों के इस्लाह के लिए कुछ बेहतरी अगर आप कर सकें तो उसके लिए लेकर चलें। क्योंकि जी ये सवाल मैंने इस पर पूछा कि बहुत सारे ऐसे हमारे सामने चेहरे आते हैं जो बहुत ऊट पटांग हरकतें करते हैं, बड़ी स्लैंग लैंग्वेज में बात करते हैं और उसके बाद उनके बड़े व्यूज़ आ रहे होते हैं। लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, ज़ाहिर हमने कहा था कि इस नशिस्त में हम बैठेंगे कुछ अच्छा सिखाने की भी कोशिश करेंगे और सीखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ों को लाइक ना किया करें। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उसके बाद उनके व्यूज़ बढ़ते हैं, वो कहते हैं जी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम जितनी गलत बात करेंगे, जितनी ऊट पटांग बात करेंगे, जितनी अहमकाना हरकतें करेंगे तो हमें तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा एक बच्चा है या एक यंगस्टर तो नहीं कहूँगा, जो छोटे बच्चे ज़्यादा उनसे वो हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ठीक है ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और हम भी ऐसी करना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से अगर आप गलत चीज़ को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप भी उसके गुनहगार हैं। मुफ्ती मोहसिन साहब, आपकी जानिब आते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस्तक़बाल रमज़ान हमें किस तरह करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल क़ुरान आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो रब्बुल आलमीन है। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि रहमतुल लिल आलमीन। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक, और आपके तवस्सुत से जो देखें उन सबको मुबारक हो। इस्तक़बाल रमज़ान कैसे किया जाए और किस तरीके से इसकी यानी कि खुशी मनाई जाए और किस तरीके से इसको पार्टिसिपेट किया जाए कि इस मंथ को कैसे किया जाए, तो चलिए आइए हम कुरान से पूछते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी जिन पर अल्लाह ने कुरान भेजा, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये वो महीना जिसमें हमने कुरान नाजिल फरमाया। क्यों नाजिल फरमाया? हुदल लिन्नास, ताकि लोग हिदायत पाएँ। अब ये कुरान जो नाजिल हुआ रमज़ान के महीने में, बेशक, और इस महीने में अल्लाह ने बंदों को हिदायत के लिए जो है चुना कि ताकि लोग हिदायत पा जाएँ। और फिर सिर्फ हिदायत ही ना पाएँ, फरमाया कि फिर अल्लाह ने एक जगह फरमाया कि ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। क्यों? जिस तरह पिछली उम्मतों में फ़र्ज़ किए गए थे। किस लिए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो ये जो इसका इस्तक़बाल आपने करना है वो कैसे करना है, आइए रसूलुल्लाह की हदीस से देखते हैं। वो फरमाते हैं जब रमज़ान की पहली रात आती है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, सुभान अल्लाह, और कह दिया जाता है अब जो जन्नती हैं वो इस दरवाज़े उनके लिए खोल दिया है, अब वो दाखिल होना शुरू हो जाए। मतलब ये कि वो इस महीने में इसका इस्तक़बाल करते हुए, इसका एहतराम करते हुए, इस महीने में इबादत और रियादत करते हुए इस जन्नत में दाखिल होना शुरू हो जाएँ। फिर हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े को खोलता है और दोज़ख के दरवाज़े को बंद फरमा देता है। अब ये क्यों, ये तमसील क्यों बयान, ये बात क्यों बयान हो रही है? इसलिए कि इसका इस्तक़बाल पता लगे कि अल्लाह ताला जिस जन्नत में तुम्हें भेजना चाह रहा है वो रमज़ान में खोल दी जा रही है।
जिस दोज़ख में अजाब के बाद इंसान जाएगा वो बंद कर दी जा रही है। और फिर ये नहीं हो रहा, इसका सबसे बड़ा इस्तकबाल ये कि जो शयातीन पूरे साल युवस्विज़ु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि जो वसवसा शयातीन जो डाल रहा होता है वो बंद कर दिया जाता है। अब तो तुम्हारे लिए कोई चैलेंज नहीं, आओ इस्तकबाल करो, नमाज पढ़ के इस्तकबाल अच्छा, करो। जैसे मोहसिन भाई आपने एक इतनी बड़ी बात बयान करी कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वहीं कुछ हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं। हमारे यहाँ रमज़ान मुबारक का महीना आता है, जैसे ही शुरू होता है ज़ाहिर तरावियाँ होती हैं, इबादतें होती हैं, बड़ी खुशी होती है देख के, दस्तरखान होते हैं। वहीं हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी नज़र आते हैं जो हमें शायद आम दिनों में नज़र नहीं आते, और रमज़ान मुबारक के महीने में जो एक इतना बाबरकत महीना है उसमें नज़र आने लगते हैं। अगर हम बात करते हैं मुनाफाखोरी की, बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं झगड़े रोडों पे बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे होते हैं कि जी मेरा रोज़ा है, मेरा तो रोज़ा है यार, मेरे मुँह नहीं लगना, मेरा रोज़ा है, और फिर हम एक जगह कहते हैं कि जी शैतान बंद हो गया है, कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात, शैतान तो बंद है, ये बात तो रसूलुल्लाह की हदीस बयान फरमा रही, लेकिन आपको क्योंकि आप माशा इतने साल से करें, एक शय है होती है, इसे नफ्स कहते हैं। बिल्कुल, और नफ्स तीन वो है। हाँ, वो जो नफ्स है ना इंसान के साथ, वो लगा रहता है, और नफ्स जिस तरफ उसकी कहते कुव्वत माइल होती है, यानी कि अगर वो नफ्स अम्मारा या नफ्स लवामा की तरफ है और वो ढीठ बना हुआ गुनाहों में लतपत है, तो वो अच्छे से अच्छा महीना मिल जाए, अल्लाह की रहमत ना हो, तो वो गुनाहों में ही वही मुलव्वस रहता है और वो उसी तरफ लगा रहता है। इस वजह से आप बहुत से लोग देखेंगे कि रमज़ान की बरकतें वाली रातें होती हैं, फिर भी वो गुनाह कर रहे होते हैं, ख़ताएँ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक शख्स आदी बन जाता है इस चीज़ का, उसकी आदत छूटने में ये तो अल्लाह की रहमत होती है कि अल्लाह ताला उस पर करम फरमा दे, वरना मुश्किल होता मोहसिन है। भाई, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम सब मुसलमान खुशनसीब हैं कि हमें ये महीना मिला। बेशक, अगर हमें पता चल जाए कि इस महीने की अफादियत क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम में से अगले साल कौन हो कौन ना हो, अगले साल के अगले लम्हे का नहीं पता होता, तो हमारे साथ क्या होगा कि अगर हमें इसकी अफादियत पता चल जाए कि एक एक लम्हा, एक एक घड़ी बहुत कीमती है। देखिए, सबसे पहली बात आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल आम तौर पे नहीं फरमाते। मिंबर रसूल है और रसूल मिंबर रसूल की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और हुजूर ने ज़ोर से फरमाया आमीन। साहबा कराम हैरान कि हुजूर सीढ़ियों पे कभी इस तरह आवाज़ नहीं फरमाते, कभी हुजूर ने इस तरह बुलंद आवाज़ से आमीन नहीं फरमाया। ये वजह क्या थी? तो साहबा कराम ने खुतबे के बाद हुजूर से अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आपने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपने आमीन फरमाया क्यों? तो हुजूर फरमाया जिब्रील अमी आए और आकर कहने लगे हलाक हो जाए या रसूलल्लाह ऐसा शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा पाए। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। अब मालूम क्या हुआ कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदे की मग़फ़िरत लाजिम करता है, लेकिन बंदा अगर ख़ताएँ करता रहे, बंदा अगर इबादत ना करे, बंदा इस महीने की बरकत को ना पाए, तो फिर रसूलुल्लाह उस पर आमीन कह रहे हैं कि वो ऐसा शख्स हलाक हो जाए। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जी ये महीना जो है ये कितना अहम है, कितना कीमती होता है, और हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जिसे देख के हमारा दिल भी अफसरदा होता है। जैसे कि मोहसिन भाई ने कहा कि एक हमारी सर नफ्स है, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, और उन स्टेजेस में से जो एक आखिरी स्टेज होती है वो हमें बड़ा डिस्टर्ब करती है। एक स्टेज तो ये होती है जिसमें हम गुनाह करते हैं और हमें इस बात का होता है कि हाँ भाई ठीक है गुनाह हो रहा है, एक होता है कि जी बस एंड है कोई बात नहीं, और एक है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब मोहसिन भाई, जैसे किसी के साथ ये मसला हुआ है कि वो गुनाह करे जा रहा है, अब आदत हो गई भाई गुनाह कर रहा है, बचे कैसे? अब एक बात आपने जो कही थी कि अल्लाह की हिदायत होती है, बिल्कुल बेशक वो तो किसी भी इंसान को मिल जाए तो उसका तो बेड़ा पार लग जाए, हमने बड़े बड़ों को देखा है। लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे, हो सकता है मैं भी हूँ, कि जो है बस ठीक है जी हो रहे हैं गुनाह, हम चाह नहीं रहे लेकिन हमसे हो रहे हैं, लेकिन फिर इसका इलाज क्या है? सबसे बेहतर सोबत साले तुरा साले कुनत, सोबत ताले तुरा ताले कुनत। बुजुर्ग फरमाते हैं नेकों की सोबत तुम्हें नेक बना देती है, बुरों की सोबत तुम्हें बुरा बना देती है। आप इस रमज़ान ट्रांसमिशन में जब भी हम आपस में मिलते हैं, हमें एक दूसरे की नेकी की तौफीक होती है। वजह क्या है? एक दूसरे की सोबत मिलती है। इसी तरह जब आप देखते हैं कि आम तौर पे जो नमाज़ नहीं पढ़ते, जब रमज़ान की रात अज़ान होती है तो लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले शख्स जो गुनाहों का या ख़ताओं का आदी, मैं अपनी बात करता हूँ, तो हमें चाहिए हम उन लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो जाएं जो इस महीने में इबादत करते हैं, नेकियां करते हैं, तो आप देखेंगे खुद ब खुद आपके अंदर वो नेकी की कुव्वत पैदा होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी, इसलिए हाँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो, क्योंकि रमज़ानों में ये भी होता है ना कि जब हम सबको नमाज़ पढ़ते हुए देख रहे होते हैं, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो एक दिल में मलाल ज़रूर आता है। जितने भी मुसलमान इस वक्त देख रहे होंगे, जितने भी लोग देख रहे होंगे, उनको ये बात लग रही होगी कि मैं सही बोल रहा हूँ कि मलाल ज़रूर होता है, बे यार ये बढ़ा है। तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे रहा होता है, अपने कदम बढ़ा रहा होता है, तो आपको ही बढ़ानी चाहिए। हेरा, हमारे यहाँ जहाँ पे हम डिफरेंट कंटेंट्स देखते हैं, वहीं कुछ लोग इस्लामिक कंटेंट को
मतलब वो चीज़ होती नहीं है। आगे करते हैं कि जी इस चीज़ को इतनी दफ़ा आगे फॉरवर्ड करें तो जी बड़ा सवाब मिलेगा, जबकि ये गुनाह है। ऐसा लोगों के जहन में क्यों आता है, जो मतलब इस तरह की क्रिएट करने वाले हैं व्यूज़ के चक्कर में या किसी भी चक्कर में, अल्लाह के नाम को चाहे आप अच्छी चीज़ की तलकीन कर रहे हैं लेकिन उसमें झूठ का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत है। ऐसा भी बहुत देखने में आता होगा। ये बहुत देखने में आया है, और सॉरी टू से ये इसी दौरान, ये इसी मंथ के स्पेसिफिकली लोग कुछ इस तरह की अप्रोच रखते हैं। और मैंने जहाँ तक देखा है, आगे से जो नाजरीन होते हैं उनका रिस्पॉन्स भी बहुत फिर अच्छा खासा बैकलैश कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। और जो आपने पहले बात की थी कि जाके उनका कमेंट लाइक ना करें या रिस्पॉन्स ना करें, ये भी काफ़ी हद तक एक देखने में आया है कि लोग उनको बायकॉट कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू, कहना चाहिए कि उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और इस तरह की देखिए जी, बात ये है कि अगर कोई शख्स आपको अच्छी बात बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात बताना भी सवाब है, लेकिन उसमें झूठ का आंसर डाल रहा है। झूठ का आंसर ये डाल रहा है, ये काम आप इतनी दफ़ा करें आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, आपकी ये दुआ, तो ये आपने झूठ डाल दिया। तो उस चीज़ को भी, हर चीज़ को, हर पोस्ट को सिर्फ ये सुन के कि हाँ वो बात सही कह रहा है, आप उसको शेयर कर रहे हैं, तो आप भी झूठ फैला रहे हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसका मकसद ही ये है कि शायद उसकी नीयत अच्छी हो, लेकिन ऐसी चीज़ों को हरगिज़ प्रमोट ना करें। बारान रहमत, आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी सहरी ट्रांसमिशन में हमारा वज़न 4 से 5 किलो बढ़ता है, और जो बढ़ता है उसके रीज़न होती हैं हमारी शेफ़, और ये इतने मज़े के खाने पका के खिलाती हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब किरमानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं मुबारक। खैर मुबारक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सोचा हुआ है कि इस दफ़ा हमारा 4 से 5 किलो वज़न आप बढ़वाएंगी? बिल्कुल। मतलब ज़ैनब, कोई मतलब बंदा बिल्कुल ऐसे खुशी होकर बोल रहा है वज़न बढ़ अच्छी जाएगा, बात है मसला हो ना। जाएगा हमारे लिए। एक महीना होता है ना, तो इस एक महीने को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, खा पी के भी, इबादत करके भी। एक हमारा इतना अच्छा फेस्टिवल है, तो हमें इसको हर तरीके से एंजॉय करना चाहिए, खा पी के भी, इबादत करके भी। ये तो साल में एक दफ़ा अगर वजन बढ़ता भी है तो कोई ये परेशानी की बात पहली दफ़ा कोई ऐसी शेफ आई है कह रही हाँ खाएं पिएं, दबा के कुछ नहीं है, मौज मस्ती करें, मौज मस्ती करें, इबादत करें। हाँ जी जी, हाँ अच्छा जी, ज़ैनब क्या बना रही हैं आज, आप ये मैं बताएं। आज बना रही हूँ हांडी, चिकन हांडी बना रही हूँ। चिकन हांडी, ठीक है। तो चिकन हांडी आप किस तरह चिकन बनाती हांडी हैं, क्या बना रही इंग्रेडिएंट्स हूँ। है? सबसे पहले तो जी मैं डालडा में कुकिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो ना बदला जी रमज़ान, ना बदला जायका जी। सो 80 साल से ज़्यादा माओं का जो भरोसा है वो इस डालडा पर है, और जो डालडा को एक बनाता है एक बहुत स्पेशल ब्रांड। बिल्कुल जी, रिश्ता जोड़ देता है। रिश्ता जोड़ देता है। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि इसमें आपने ऑयल तो डाल दिया डालडा हाँ का, जी। अब आपके क्या इंग्रेडिएंट्स अब मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट बना के रख लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है। और जैसे ही ये थोड़ा सा वार्म होना शुरू होगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं अपने वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी से डलती रहती हैं, ये ज़रा सा बताती रहें। जी हाँ, ज़ाहिर है वो मैं तो डलेंगी बताती टाइम से ही। हूँ, क्योंकि ये टमाटर है, ये प्यूरी है टमाटर की, ठीक है। ठीक है। इसको हम पहले प्याज के साथ सौते कर लेंगे अच्छे से, फिर अपने चिकन ऐड करेंगे। बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट है, रेड चिली पाउडर है, क्रीम है, योगर्ट है, पेपरिका पाउडर है, सॉल्ट है, तो ये सब इसके साथ फिर डल के मिक्स करके हम इसको फिर इसके खुद मिक्स करके बना लेंगे। क्योंकि ये जो डिश है ये बनाना बहुत आसान है, बहुत, क्योंकि कोई भी बना सहरी सकता है। होती है, टाइम कम होता है, तो ऐसी झटपट रेसिपीज़ हो जो कि हम क्विकली बना लें। तो बहुत आसान है, ये मर्द आसानी के हजरात साथ। भी बना सकते हैं। हाँ जी, बना सकते हैं अगर शौक है तो मर्द हजरात। क्योंकि ये तो बता रही है ये डालो ये डालो ये डालो, बन गई। तो इसमें मतलब ये मिर्चें ज्यादा तेज हो जाएं, ये हो जाएं, इसका ख्याल रखना पड़ता होगा। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बड्स, जैसे आपको पसंद है आप उस तरीके से करें। मिर्चें हल्की खाते हैं तो आप तो ये स्पाइसेस तमाम कम करें। चीजें, हाँ ये तमाम चीजें आपने देख के करनी है। ये ना हो कि मेरे कहने पे आप कर लें और फिर आपको सहरी से पहले अल्लाह ना करे हॉस्पिटल जाना पड़े। नहीं, तो ऐसा ये कुछ तमाम नहीं चीजें दिखने में आसान होती हैं, लेकिन कुकिंग एक बहुत मुश्किल काम इस वजह से है कि ज़ाहिर जो फर्स्ट टाइम करता है उसको उतना नहीं पता होता। टाइम बाय टाइम आप जो है वो सीखते रहते हैं। तो इसके अलावा इसका कोई आपने नाम नहीं रखा हुआ, सिंपल चिकन हांडी? ये चिकन हांडी है, बस सिंपल हांडी है, और बहुत कम स्पाइसेस के साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ ये झटपट क्विक सी जो है ना हम आपको हांडी बना के खिलाएंगे। जी ठीक है जी। वरना अमूमन हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग किस्म के जो है ना लोग नाम रख लेते हैं, और ये आगे रखेंगी। ये मैं आपको बता दूं कि आगे ये भी नाम रखेंगी, क्योंकि होता ये है कि एक चिकन की डिश है, अब उसको आप अलग अलग नामों से बताते रहें। और तो हमारे साथ तो ये ज़ाहिर फूड के हवाले से भी व्लॉगिंग करती है ना, तो इनसे भी हम पूछेंगे कि वो चीज़ एक ही होती है लेकिन नाम अलग अलग होते रहते हैं। हमारी हेला आपकी जानिब आता हूँ, जो उस वक्त मैं ज़ैनब से बात कर रहा था, क्योंकि आप ज़ाहिर फूड के ऊपर व्लॉगिंग करती रहती हैं तो ये चीज़ देखती होंगी। ऐसा होता है ना कि एक चिकन की, जैसे मिसाल के तौर पे एक कढ़ाई है या एक चिकन की डिश है,
उसको अलग अलग नाम दे देते हैं और फिर वो अलग अलग नामों से मिलने लगती है, ऐसा है या मैं गलत हूँ? ये तो बहुत ही आम है और ये बिल्कुल सही है आप इस बात में। और ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं और जो थोड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं वो इतना फैंटेसाइज कर देते हैं एक छोटी सी रेसिपी को कि इंसान वहाँ जाके घबरा जाता है कि क्या खाने वाले हैं इतना आज बड़ा हम। नाम लिख देंगे कि बंदा मेन्यू कार्ड ना जो बेचारा मेरी तरह का होगा ना वो तो वैसे ही घबरा जाएगा कि पता नहीं मेन्यू में क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, होता वो सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल। इवन कि आप चाय भी मंगवाएंगे वो कुछ और ही लिखी हुई होगी वहाँ के, मिल्क विद समथिंग वाटर एंड ऑल। हाँ, जबकि दुनिया को पता है कि चाय पानी से ही बन रही होती है, Exactly. लेकिन मिल्क विद वाटर विद वो तो वो। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी क्यों करते हैं रेस्टोरेंट वाले? ये मेरे क्या ख्याल में strategy एक माइंड को कैप्चर करने के लिए होता है कि एक आप जब ज़्यादा बेहतर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ नाम पढ़कर अंग्रेज़ी में थोड़ा उसको घिसा पिटा के लिख देते हैं कि आप बंदा समझे पता नहीं क्या वंडरफुल उसके पास करिश्मा आने वाला है, लेकिन जब आता है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट ही होती है वही सारी किसी चीजें हद निकल रही तक। होती हाँ, हैं। बस जेब आपकी हल्की हो जाती है और जो आपको खाने को मिलता है वो वही होता है। ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपके ढाबों का और नॉर्मल रेस्टोरेंट्स का अच्छा, होता ये है। बात आप मानती हैं कि ढाबों के टेस्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ जो मुझे ज़्यादा बेहतर अच्छी जगहों की मिली है और जो ढाबों की प्रमोशंस, तो ढाबे पे जाके मैंने फुल अच्छे से खाया है, बल्कि अपनी फैमिली को भी साथ लेकर गई हूँ और उन सब ने भी बड़ा अच्छे से एंजॉय किया और टेस्ट उनका फ्लेवर ही अलग होता है। और अच्छा, फिर जो ये बात कौन फैला रहा होता है कि ढाबे का खाना इस वजह से अच्छा होता है क्योंकि गंदगी से बनता है? ये फैला रहे वैसे होते हैं लोग, हकीकत फैला रहे होते है। ये हकीकत है, ये कह सकते हैं। जो वो अपने हाथ का जादू दिखा रहे होते हैं और साथ में साफ सुथराई जिस हद तक कर सकते हैं करते हैं, बेचारे। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जायका तो अनडाउटेडली वहाँ से जब आपने एक बार खा लिया तब आपको दिल नहीं चाहता कहीं और से ट्राई करने के लिए। अच्छा, ये जो वैसे मैं अभी फूड पे क्योंकि बात कर रहे हैं, जो फूड व्लॉगिंग्स होती हैं, लोग कहते हैं कि जी ये इसमें कुछ ऐसे भी हैं ना जो अगर कोई रेस्टोरेंट वाला डिस्काउंट नहीं दे या उनको फ्री खाना नहीं देना तो उसके गंदे रिव्यूज़ डाल देते हैं। मैं अल्लाह ना करे आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोगों की बात बता रहा हूँ, ऐसा सुना है मैंने। ऐसा होता है। कभी कभार ये भी देखने में आता है अगर कुछ किसी सर्विस में कोताही हो गई उनसे तो लोग जाके पूरी ही सर्विस को बदनाम कर देते हैं कि ना उनके वेटर्स अच्छे थे, ना खाना अच्छा था, ना एम्बियंस अच्छा था किसी एक चीज़ में। और ये मैंने खुद देखा भी है। एक दफ़ा हम किसी प्रमोशनल उसमें गए तो वहाँ पे ये देखा खातून का कोई वेटर ने आगे से रिस्पॉन्स करने में थोड़ी देर कर दी। तो जब मैंने जाके रिव्यू देखा और मैं उनको जानती भी थी किसी हद तक, उन्होंने जाके वो इतनी बुराइयों की तादाद लिख दी कि ये भी ख़राब था, ये भी ख़राब था, ये भी ख़राब था। खाना उन्होंने पूरा खाया। तो ये देख के जाहिर होता है कि ये चीज़ जो होती है, मैं कहता हूँ उसमें से गलत होती है कि ठीक है अब कुछ हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन अगर आपको एक सोशल मीडिया की पावर मिल गई है तो ये मकसद नहीं है कि उस बेचारे का पूरा बिजनेस आप तबाह कर दें और आपके रिव्यू से एक बंदा अपनी जो है वो राय कायम कर ले किसी के बारे में, ये चीज़ बुरी होती है। अच्छा, मुझे बताएं जब फूड व्लॉग आप लोग करते हैं तो क्या वाकई में उस चीज़ में टेस्ट होता है जो बता रहे होते हैं, या सब आपकी बात नहीं करता सब, या फिर मजबूरी में बताना पड़ता है अब तो उसने बुला लिया है क्या करें? अच्छा, शुरू में मैं अपना भी हकीकत बताऊंगी। जब स्टार्ट किया था इतना अंदाज़ा नहीं होता था, तारीफ़ करनी पड़ जाती थी। अब लेकिन जाके जब आपको लगता है कि ज़िम्मेदारी आ गई है, ऑडियंस देख रही है और उनको आपने जो बताना है, उन्होंने आपकी बताई हुई राय पे अमल करना है और जाके खाना है उसी रेस्टोरेंट से, तो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है मवाजना आप खुद से कर रहे होते हो कि जो बताना है ना सच बताना है, सच के सिवा कुछ नहीं बताना। वरना फिर ऑडियंस के ना आपको डीएम्स आ रहे होते हैं, डेस्कटॉप मैसेजेस कर रहे होते हैं कि ये हिरा आपने जो बताया था वो बड़ा हमें एम्बैरसमेंट हुई। तो इस बात की हद तक अब जहाँ तक देखने में आया, एस्टैब्लिश जो नाम बन गए हैं वो किसी हद तक जाके हकीकत बता देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप खुद खाना पकाती हैं? जी बनाती हूँ, लेकिन कोई बहुत मैं आज वहाँ से जो खुशबुएं आ रही है ना उसकी तो वैसे घर में आपके कौन खाना बनाता है? ज़्यादातर वालदा बनाती है। तो क्या उनके खानों में आप नुक्स निकालने लगती हैं आज नमक इतना नहीं है? क्योंकि व्लॉगर्स को आदत हो जाती है ना घर में बैठ के व्लॉग बनाने लगे, आज अम्मी ने कड़ी बनाई, उस कड़ी का पकौड़े का जो शेप था वो गलत था, ऐसा तो नहीं मेरे होता? साथ थोड़ा सा ये होता है। मेरी वालदा कहती है हिरा आज जो मैंने डिश बनाई है तुमने इसको स्पेशली जाके इसकी रील अपलोड करनी है, और अगर इन केस मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ क्योंकि और एक्टिविटीज़ भी हो रही होती है तो वो मुझसे थोड़ी खफा हो जाती हैं कि हिरा मैंने कहा था मेरी पहले अपलोड करना, मैंने कड़ी पकौड़ा बनाया स्पेशली, उसको दिखा के अच्छे से प्रेजेंट करके जो उसमें तुमने प्रमोशन लिखना है, हैशटैग्स डालने हैं, वो जाके लिखो, मेरी फैमिली वाली भी देखेंगे और वो फिर तस्करा कर रही होती हैं कि वो देखो मामू ने देखा, खाला ने देखा। मेरी रील आई थी। नहीं आंटी, आप बहुत से गाने बनाती होंगी डेफिनेटली, और किसी की बातों में मत आया करें अगर कोई बोल भी रहा है तो खाना आप नो डाउट अच्छा बनाती होंगी, क्योंकि जो भी वालदाएं खाना बनाती है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। मीठे पे आइए।
बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैनब की चिकन हांडी, जैनब ने जो बनाई हुई है चिकन हांडी तैयार हो चुकी है। और देखें आप कितने मज़े का डालडा में जो है ये बन रहा है हमारी जो हांडी है चिकन। ज़बरदस्त। और आप इसको अरोमा इसका चेक करें, कितने मज़ेदार किस्म का अरोमा आ रहा है। सो जी, डालडा ना बदला रमज़ान, ना कम हुई रमज़ान की बरकतें, ना ही बदला डालडा। सो जी 80 साल से ज़्यादा माओ का डालडा पर भरोसा डालडा को बनाता है एक कामयाब ब्रांड। सो जहाँ डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा। बिल्कुल जी। और बड़ा ज़बरदस्त सा इसमें जो है अरोमा आ रहा है। लेकिन हमारे पास एक बड़ी एक्सपर्ट बैठी हैं, वो बताएंगी ड्रिंक क्या बनाई है आपने, बताएं। ड्रिंक मैंने जी बनाई है ओट स्मूदी बनाई है, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। ओट मिल्क के साथ स्मूदी जी, ओट स्मूदी बनाई है जो कि बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत हेल्दी है। और सबसे बड़ी बात, रोज़े में जो है ना, इससे आप हाइड्रेट रहेंगे, आपको प्यास जो है ना वो बहुत कम लगेगी। अच्छा, आप भी तो नाम बदल बदल के बना रही, आज ओट है, कल हो जाएगा चावल स्मूदी, परसों हो जाएगा पिस्ता स्मूदी। बहुत मज़ेदार वैरायटी देने वाली हूँ मैं इस दफ़ा। मैडम जी बहुत अभी ज़बरदस्त तो रेसिपीज निकाली हैं मैंने। आज तो डे फर्स्ट है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या आप वैरायटी इसको हमें पी के देखिएगा, नजर आती है। और ये पी के ही देखेंगे, अभी तो हम नहीं पी सकते, इसको भी हम पियेंगे और फिर हम आपको बिल्कुल बिल्कुल सही रिव्यू देंगे। और हम तो अगर गलत देना भी चाहें तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हेरा यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करते हैं अपने मुल्क में, तो हमारे मुल्क में दो बड़े अहम मसले हैं। पहला मसला है सेहत का, दूसरा मसला है तालीम का। अगर हम सेहत के मसले की बात करते हैं तो माजरत के साथ अगर हम सरकारी हॉस्पिटल्स की जानिब देखते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती, लोग बड़ा परेशान नज़र आते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मसले को बहुत सीरियस लिया, और ना सिर्फ सीरियस लिया, उस मसले का हल भी निकाला। और वहीं एक बड़ा नाम आता है डॉक्टर अब्दुल बारी का, जो फाउंडर हैं इंडस हॉस्पिटल के। आज हमारी निशिस्त में मौजूद हैं और हमें बड़ी खुशी होती है जब भी हमारी निशिस्त में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। शुक्रिया, और आप लोगों सबको और सारी कौम को रमज़ान की मुबारक है। अल्लाह ताला ने ये महीना हमें। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि तालीम और सेहत दो बड़े अहम मसले हैं। सेहत के मसले को ना सिर्फ आप लोगों ने सीरियस लिया बल्कि उसका एक बड़ा हल निकाला। और इंडस हॉस्पिटल किसी भी तौर पे किसी नेमत से कम नहीं है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कराची की आवाम के लिए। डॉक्टर साहब, हम पहले भी ये जान चुके हैं, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा दोबारा जानना चाहूँगा कि शुरुआत किस तरह हुई, किस तरह आइडिया आया। देखिए, मैं मेरी तालीम जो है डॉ मेडिकल कॉलेज, उसके साथ सिविल अस्पताल, और वहाँ के जो हालात थे उस वक्त तो बहुत ही बुरे थे। अब तो काफ़ी बेहतर हो गए उसके मुकाबले में। तो वो मरीज़ जो ज़्यादातर इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से ही आते थे, तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था ना, कोई अपनी बकरी बेच के आया, कोई भैंस बेच के आया, कोई घर बेच के आया। और जवान औलाद के लिए बहुत सारे वालिदैन को मैंने अल्लाह से ये दुआ करते सुने कि अल्लाह इसको उठा ले, कि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक चला जाए और बाकी 8 बच जाए। तो एज ए स्टूडेंट हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी PWA के नाम से, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, फिर ब्लड बैंक बनाया, फिर उसकी कॉम्पोनेंट्स थेरेपी बनाई। लेकिन जब वो तो होता रहा, लेकिन उसी भी बात आपको याद होगा कि 1986 में कराची में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बुरी बाज़ार के अंदर, जिसमें कोई 75 लोग शहीद हुए, कोई 400-450 लोग ज़ख्मी थे। और मैंने हाउस जॉब शुरू किया था, और जैसे ही इमरजेंसी आना शुरू हुई तो डेड बॉडीज़ आ रही थी, उसके साथ ज़ख्मी भी आ रहे थे। तो उनको हमने फिर जो है ना ज़ख्मियों से को निकाला, और बिस्तर तो भर गए, फिर उसके बाद ज़मीन पे ट्रीट हुए। लेकिन उस वक्त एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई कि इमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी लोगों की, जो खून देने का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम दें। तो उस वक्त एहसास हुआ कि ये कौम एक अजीब कौम है। क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम मैंने कहीं नहीं देखी। 2005 का ज़लज़ला देख लें, 10/11 का सैलाब देख लें, कोविड देख लें, और अभी जो सैलाब हुआ 2 साल पहले, तो जिस तरह ये रिएक्ट करते हैं, बस मेरी दुआ ये है कि आम हालात में भी हम वैसे ही हो जाएं जैसे क्राइसिस में होते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगियों में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देख लेंगे इंशाल्लाह, और यकीनन देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब आप पिछली निशिस्त में आए थे तो आप बता रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है इंडस हॉस्पिटल में बड़ा एक रश होता है आवाम का, तो आप कोई नई बिल्डिंग की उस वक्त बात कर रहे थे, क्या वो अब बन चुकी है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह हमारी जो बिल्डिंग है वो कोई 1380 बेड की बिल्डिंग तैयार हो गई है, और इसकी फिनिशिंग हो रही है। फ़ेज़ 1 जो है वो हमने शुरू कर दिया है माशाल्लाह। तो इमरजेंसी जो हमारी पुरानी बिल्डिंग में थी, वो इमरजेंसी हमने अक्टूबर में मूव कर दी थी, दिसंबर में OPD मूव कर गई, और फरवरी के अंदर हमने थिएटर्स और वार्ड्स मूव कर दिए हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हर 2 महीने पे ये बेड्स ऐड होते चले जाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि अगले साल मिड जून तक इंशाल्लाह पूरा 1380 बेड हो जाए।
लेकिन अब आप इंडस हॉस्पिटल इसको कह रहे हैं, अब ये इंडस हॉस्पिटल नहीं रहा, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क है। पूरे पाकिस्तान में इसके कोई 13 हॉस्पिटल हैं। कोई हमारे जो है ना लाहौर में हमारा 600 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, उसमें से 150 बेड ऑपरेशनल हैं और इंशाल्लाह इस साल के आखिर में हमारे वो भी पूरे 600 के शुरू हो जाएंगे। और फिर हम और नई जगहों पे भी जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्राइमरी हेल्थ के क्लिनिक्स पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। कोई 105 क्लिनिक्स हैं इस वक्त और बढ़ रहे हैं। और हम बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान का हाल बहुत ख़राब है। ख़ास तौर पर ये जो सैलाब आया था पिछले 2 साल पहले, उसकी वजह से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। तो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स हमारी चल रही हैं, कंटेनर क्लिनिक्स हैं। और हमारा बस यही है कि हम प्राइमरी केयर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि हमारे हॉस्पिटलों पे लोड कम हो जाए। और जो भी दुनिया में काम हुआ है, जिस मुल्क ने अपना प्राइमरी केयर के ऊपर जोर दिया है, वहाँ की हेल्थ स्टेटस बेहतर हुआ है, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हुई है। और जब हम नई बिल्डिंग में सिर्फ मूव होने से ही, अब इस वक्त हमारा पूरा नेटवर्क का बजट जो है ना कोई 57 अरब रुपए है और उस वक्त उसमें से हम कोई 5 लाख मरीज़ माहाना ट्रीट कर रहे हैं। अब ये जब नई जगह शुरू हो गए तो सिर्फ मूव करने से नई जगह में कराची का जो हमारा माहाना खर्चा 1 अरब रुपए था वो 1.25 अरब रुपए हो चुका है और जून में ये तकरीबन 1.5 अरब रुपए माहाना हो जाएगा। तो लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से, और उस पर यकीन करके शुरू किया था अल्लाह ताला ने। मुझे आपकी ये बात अच्छी तरह याद है कि आपने कहा था कि जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त कोई इतने 7 लोग नहीं थे, लेकिन आपको अल्लाह ताला और उसकी ज़ात पे और उस पर बिल्कुल कामिल यकीन था। बिल्कुल। और आज वो लगाया हुआ आपका पौधा एक दरख्त बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की बलूचिस्तान की, क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में बहुत काम किया, वहाँ पर जो डिलीवरी के टाइम पे भी इश्यूज़ आते हैं, वहाँ पर क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अस्पताल नाम बराबर हैं लेकिन वो कोई काम नहीं करते, तो क्या वहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से आप लोगों को कोई सपोर्ट होती है? जी, अब हमने वहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटल्स जो है ना हम टेक ओवर किए हैं। जैसे गवादर का हॉस्पिटल, हम GDA का जो हॉस्पिटल है वो तकरीबन 60 बेड करता है, अब वो कोई 150 बेड और ऐड हो गए हैं। जो पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल चाइना ने बना के दिया है वो भी हम चला रहे हैं। कोयटा के अंदर हमारा हमारा चाइल्डहुड कैंसर का सबसे बड़ा यूनिट है और हमारे कोई 22% मरीज़ बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से आते हैं, तो उनके लिए एक सेटअप हमने वहाँ शुरू कर दिया है। और इसी तरह हमने नवाबशाह में और लाड़काना में भी शुरू कर दिया। तो और उसके अलावा जो है ना हम बलूचिस्तान जो है ना आपको पता है कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, रकबे के लिहाज से बिल्कुल, और पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। अब जैसे रेकोडेक का जो इलाका है जहाँ पर है, रेकोडेक में जो काम हो रहा है, चागी का इलाका है, वहाँ पर आपको कोयटा से ऑफ द रोड आपको 11 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में, और वहाँ से मरीज़ कोई अगर कुछ हो जाए तो वो आ नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल सेट हो चुका है। वहाँ पर उनके साथ नसीराबाद में, चौकंडी में, मतलब आप चागी में जहाँ पर कुछ नहीं होता था, अब वहाँ डिलीवरीज़ हो रही हैं और लोगों की जानें बच रही हैं। ये क्योंकि मैंने बलूचिस्तान का जिक्र इसलिए किया कि मेरे काफ़ी साल बलूचिस्तान में रहे हैं, ज़ाहिर हमने वहाँ पे काम किया, तो जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट रेस किया बिल्कुल सही किया है कि वहाँ पे डिस्टेंस बहुत है, क्योंकि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, लेकिन आबादी ज़ाहिर है थोड़ी, लेकिन ज़ाहिर है एक इंसान भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर खुदा न खास्ता कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है तो जो ट्रैवलिंग है ना वो इंसान को बड़ा तोड़ती है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कोई भी फलाई इदारे होते हैं या कोई हॉस्पिटल्स होते हैं, जब वो अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, बड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर मैनेजमेंट के इश्यूज़ कहीं ना कहीं कुछ आ रहे होते हैं। अगर मैं आपके हॉस्पिटल की बात करूँ, इंडस हॉस्पिटल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग मिलते हैं वो कहते हैं जी मैनेजमेंट इश्यूज़ नहीं है। डॉक्टर साहब, इसका तरीक़ेकार ज़रा सा बता भी दें देखने वालों को भी कि जो इदारे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, मैं उनकी नीयत को नहीं बोल रहा कि उनकी नीयत ख़राब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे वाले या कोई ना कोई मैनेजमेंट में कुछ इशूज़ आने लगते हैं, लेकिन आप लोगों क्या नहीं आते, तो कोई तरीक़ेकार बताएं ना हमारे देखने वालों को। उसमें एक तरीका यही था कि हमने यही सोचा था कि इसको एक सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए और ये शख्सियत परस्ती से नहीं होना चाहिए। कोई शख्सियत नहीं, मतलब ये बारी को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन इंडस हॉस्पिटल का एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि ये बारी का हॉस्पिटल है। ये एक पूरा कौम ने बनाया, कौम लेके चल रही है उसको, और फिर हमने डेलीगेट किया। और मतलब मेरे पास पावर जो है ना, मैं 15 साल CEO रहा और फिर 2022 में मैंने अपनी CEOशिप छोड़ दी और मैं अपना सक्सेसर ले आया। डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी अब CEO है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो। जी वही, बिल्कुल। तो मैं अब इस वक्त जो हूँ वो हूँ प्रेसिडेंट हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, और उनका भी एक टर्म है, उसके बाद वो आ जाएगा। तो हमने
एक इसको बनाया भी एक सेक्शन 42 कंपनी, जो कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सबसे टफ है, ताकि एक बोर्ड है, बोर्ड के पावर्स हैं, उनकी कमेटीज़ हैं, तो एक निज़ाम बना दिया। उस निज़ाम के तहत हम भी ताबे हैं, उसी तरीके से जवाबदेह हैं जिस तरीके से कोई भी चाहे। अगर हम लोग फाउंडर है तो फाउंडर का मतलब ये नहीं है कि जी हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये सबका है। और इसके लिए और उसको डेलीगेट कर दिया है, कोई चीज़ पावर हमारे पास जो पावर हैं जो हमने करने हैं उसके अलावा, लेकिन इसको डेलीगेट करके और जो सिलेक्शन ऑफ लोग लिए ना, वो हमने वो लिए जिनके दिल में दर्द था, जिनके अंदर पैशन था। ये पैशन के बगैर नहीं चल सकता। बिल्कुल। देखें ना, एक आदमी की वो करोड़ रुपए महीना कमा सकता हो और वो 8-9 लाख पे काम करे, तो उसका मतलब है कि ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन किया उन्होंने। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वॉलंटियर करते हैं आके हमारे। अभी भी हमारी फरवरी के महीने में हमारी एक टीम आती है जो हर साल आती है, ऑर्थोपेडिक की टीम। इस दफ़ा वो फिशर मैगजरी वाले भी आए थे, तो अमेरिका से वो हर साल आते हैं। वो अपने साथ नी जॉइंट्स लेकर आते हैं, हिप जॉइंट्स लेकर आते हैं सारे। तो एक हफ्ते के अंदर उन्होंने 310 ऑपरेशन किए। अब 310, और एक ऑपरेशन जो है ना सिंगल ये करें तो तकरीबन 8-9 लाख रुपए रखता है, और डबल चला के ये 24-25 लाख रुपए हो जाते हैं, दोनों बायलैटरल नी जॉइंट्स करें। तो आप सोचें, और ये वो पाकिस्तानी है जो वहाँ पर है, उनके साथ अमेरिकन डॉक्टर्स भी आए थे, और वो आके वो सब हैरान रहते हैं कि जी दुनिया में हमने ऐसा कोई नहीं देखा कि जी इतनी अच्छी क्वालिटी का काम और फ्री हो। अच्छा, ये बात मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ कि कुछ मेरे भी अपने जानने वाले डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में हैं, मेरे अपने सगे मामू भी हैं, तो वो भी इस बात को सेकंड करते हैं कि नहीं वाकई ऐसा होता है। अब एक आम आदमी या बेचारे गरीब आदमी, ज़ाहिर है जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसने अपने कुछ घुटनों का इलाज कराना है, वो सोच भी नहीं सकता कि कभी कोई बाहर से आके डॉक्टर और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स देखेंगे, और देखेंगे ना सिर्फ देखेंगे बल्कि ट्रीटमेंट फ्री में होगा। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वही डॉक्टर साहब, एक आपसे चीज़ पूछनी थी कि इंडस हॉस्पिटल में पर्ची सिस्टम क्यों नहीं है? भाई बड़ा मसला होता है। अब कोई हमसे कहता है कि यार आप बारी साहब को जानते हैं, तो वो आप बारी साहब को फ़ोन कर दें, हमारे काम करा दें, तो हम बोलते हैं भाई वहाँ ये नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब, ये पर्ची सिस्टम क्यों नहीं है वहाँ पे? ये बड़ा मसला हो जाता है भाई। देखिए, बात यह है कि हर इंसान बराबर है। बिल्कुल, बेशक। और उसमें मतलब मेरी मदर इन लॉ को नी जॉइंट रिप्लेस करने थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपका यहाँ नहीं होगा। मैंने उनका प्राइवेट में कराया, क्योंकि उस वक्त भी 1 साल की वेटिंग लिस्ट थी। तो फिर आपके घर पे तो बड़ा मसला हो गया होगा डॉक्टर नहीं, साहब? कोई मसला नहीं हुआ, मतलब क्योंकि मदर इन लॉ को आपने 1 साल का बोल दिया कि भाई 1 साल की वेटिंग है? क्योंकि मेरी बेगम भी हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो मुझसे ज़्यादा सख्त है कि अरे वाह, कहा कि जी। तो इसलिए लेकिन बात ये है कि हमने वो रखा। अब तो और जो नए निज़ाम के तहत तो अब सारा जो है ना आपका क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। आपने गए और आपको टोकन मिल गया, आपने टोकन दूसरा ले ही नहीं सकता ना, किसी पिछला वाला एक निकल गया तो एक निकल गया, दूसरा निकल गया, मैं अब -1 नहीं ले सकता, तो तीसरा ही होगा, चौथा ही होगा। उस सिस्टम को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और ये चीज़ मैं इस वजह से मैंने कहा ये क्लियर भी कर दूं कि बहुत से लोग मुझे भी, क्योंकि बारी साहब से ज़ाहिर रमज़ान बड़ी मुलाकात रहती है, तो लोग कहते हैं कॉल करके कि यार वो आपकी तो बात होगी ना बड़ी अच्छी, आप तो फाउंडर के साथ बैठे हुए थे। तो मैं इस वजह से ये भी क्लियर कर दूं कि भाई कुछ ऐसा नहीं होता है। आप एक सिस्टम के तहत जाएं, आपका काम होगा, ज़ाहिर एक सिस्टम बनाए, और अगर ये पर्ची सिस्टम आ गया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। ज़ाहिर जहाँ पर इसको बदनीयती कहते हैं ना, पर्ची सिस्टम को बदनीयती कहते हैं, तो अगर वो चीज़ बीच में आ गई, इतनी सी भी आ गई, तो फिर ये मसला ख़राब होता रहेगा। डॉक्टर साहब, माहाना क्योंकि मेडिसिन भी आप लोग फ्री देते हैं, माहाना मेडिसिन का कितना एक्सपेंस बन जाता है? तकरीबन समझे कि जो मेडिसिन है वो तकरीबन समझे कि आप माहाना कोई 35-40 करोड़ रुपए जो है ना वो सिर्फ मेडिसिन में और कंज्यूमेबल्स में जाता है। अच्छा, इसमें क्या फार्मा आपके साथ फार्माज हैं ऐसी जो आपको सपोर्ट करते हैं? तो फार्मास्यूटिकल सपोर्ट करती है, उनके जो रेट उसमें भी डिस्काउंट्स काफ़ी देते हैं। कुछ लोग कुछ हिस्सा जो है ना उन्होंने शुरू किया था पहले कि हम फ्री दिया करेंगे, लेकिन हमारी जो प्रोग्रेस इतनी स्पीड से हो रही थी कि हर एक उसकी इस्तात से बाहर हो रहा था, तो फिर उन्होंने भी उसको भी बढ़ाया, लेकिन उन्होंने फिर सारी चीज़ इस तरह कर दी कि वो अपनी जो कॉस्ट टू कॉस्ट ले रहे हैं सारा। ये चीज़ जी बड़ी खुशी होती है देखकर, और
ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी ब्लेसिंग है एंडस हॉस्पिटल इस हवाले से कि ज़ाहिर है अगर आप मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन भी फ्री मिल जाती हैं, बड़े बड़े जो इलाज हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जिसे कहते हैं हो जाता है। इसी वजह से जो है वो सोर्स का सिस्टम जो है बिल्कुल नहीं रखा गया कि किसी किस्म की सोर्स लगाई जाए। डॉक्टर साहब, आजकल नए नए किस्म के ये वायरस भी सुनने में आ रहे होते हैं, इनकी क्या वजूहत है? क्या आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो नए नए किस्म के हैं, जो कभी हमने सुने नहीं थे, या ये बनाए हुए होते हैं ऐसी के गला ख़राब है, नज़ला खांसी है, उसको एक ज़बरदस्ती ख़तरनाक वायरस का नाम दे दो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वायरस जो है ना, जो भी वायरस, जो बैक्टीरिया जो भी होता है, वो अपनी, देखिए उसकी भी अपनी सर्वाइवल का मसला होता है, तो वो अपनी चीज़ें चेंजेस करते रहते हैं। तो हमारी दवाइयाँ भी जैसे, और ख़ास तौर पर बैक्टीरिया के हिसाब से, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स का बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल, हर एक जो है ना खुद ही चने की तरह खा रहा होता है बगैर उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है। क्योंकि बैक्टीरिया को जो है ना अपनी सर्वाइवल के लिए वो प्रोटेक्शन अपने अंदर चेंजेस लेके आता है, वो फिर दवाइयाँ असर नहीं करती। इस वक्त हालात आप सोच लें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारा एंटीबायोटिक का जो बेदरेग इस्तेमाल है, उसकी वजह से टाइफाइड के जो है ना मल्टी रेजिस्टेंट टाइफाइड आ गया है। अब दवाइयाँ असर करना ख़त्म हो चुकी हैं उसके ऊपर। और ये देखें दुनिया में नहीं होता, दुनिया में वो वही चीज़ बनाते हैं जो उनकी तकलीफ़ हो। हमारी तकलीफ़ से उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब उनको ख़तरा होगा तो फिर और रिसर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हम क्यों नहीं, मेरे सबसे डॉक्टरों से भी, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो भी, और लोग जो ऑन द काउंटर जाके लेके, और फिर हुकूमत को भी इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, मैंने अभी इस पर एक प्रोग्राम भी किया था अभी रिसेंटली ही, और उसमें मैंने दिखाया था कि आप केमिस्ट के पास जाएं और उसको कुछ मरज़ बताएं, जी मेरे मैदे में दर्द है, अब उसको नहीं पता ये मैदे का या खुदा न खास्ता कार्डिक इशू है, या आप उसको गले का बताएं तो वो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। उसके बाद हमने ड्रग्स डिपार्टमेंट के साथ उनको जाके तंबी भी करी। ये हमारे यहाँ इतना एक कॉमन चीज़ क्यों बन चुकी है कि जी बस कुछ चीज़ों के लिए ना केमिस्ट हजरात, फार्मा जो उनके अपने खोले हुए होते हैं, वो सोचते हैं कि जी हम डॉक्टर बन चुके हैं, कोई मसला नहीं है, गले का दर्द, मैदे का दर्द, सर का दर्द, किडनी पेन, इसके लिए कुछ मखसूस दवाएँ उन्होंने फ़िक्स की भी होती हैं। देखिए बात ये है ना कि जब आपका कंट्रोल मैकेनिज्म ना हो तो फिर मदर पदर आज़ाद सब कुछ जो जिस तरह करना चाहे, वो चीज़ सिर्फ मेडिसिन की नहीं, हर चीज़ में है ना। आप देखें कि फूड में देख लें कि किस तरीके से हो रहा है सारी चीज़ें, तो ये कंट्रोल होने चाहिए। गवर्नमेंट का काम यही है कि उसको कंट्रोल करे उन चीज़ों के ऊपर। सारे रेगुलेशंस मौजूद भी हैं, बिल्कुल रूल्स सब हैं, चीज़ें हैं मौजूद, इम्प्लीमेंटेशन की बात है और इम्प्लीमेंटेशन की बात है, बिल्कुल वो बड़ा एक उस मसला है हमारे लिए। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि जी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि क्योंकि कल को हमने देखें जो आज करेंगे हमारे बच्चे उसको सफ़र करेंगे। कोई सोचना जो ये करता है, गलत काम करता है, उसको सामने उसी ज़िंदगी में आ जाता है। बिल्कुल ये तो चीज़ ये सोचना बस चाहिए कि सोचने पर है, एक सोच के ऊपर होता है, सोच के इंसान ऊपर है, तो इंशाल्लाह कि इसको जो वो बेहतर एक गलत काम कर रहा है, क्योंकि कानून मौजूद हैं लेकिन हम यही देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ज़ाहिर बलूचिस्तान में भी आप लोगों की वर्किंग चल रही है दूर दराज, तो जो हमारे यहाँ के यंग डॉक्टर हैं, अगर कभी किसी को कहा जाए कि भाई आपकी वहाँ पर पोस्टिंग की जा रही है, आपको भेजा जा रहा है, तो वो उनका क्या वो होता है, उनके अंदर पैशन होता है इस चीज़ का कि भाई एक ऐसी जगह जा रहे हैं, या फिर कुछ करना पड़ता है? देखिए आपको जो है ना अपने आप को उस बूट में रखना होता है। उसके लिए अगर मैं चाहूँ, जैसे कि उस हालात में मेरे वालिदैन मतलब मेरे बच्चे के लिए मैं भी सोचना पड़ेगा कि उसको, लेकिन आपको वो वसाइल देने पड़ेंगे उनको। देखिए बलूचिस्तान में जो काम करेगा उसके लिए आपको फिर उसकी सिक्योरिटी का हिसाब करना, वो करना, उसकी रिनोवेशन भी ऐसी करना। देखिए एक जगह इलाके जहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाना पड़ता है। हमारे पास लोग 2 हफ्ते काम करते हैं, 2 हफ्ते छुट्टी करते हैं, ओके, और सैलरी उनको यहाँ से डबल मिल रही होती है, क्योंकि वो आपको जब हार्ड एरिया का अलाउंस देना पड़ता है। आप अगर वो इसी सैलरी पे चले कि कराची की सैलरी पे वहाँ पर काम करेगा, वो नहीं हो सकता है। डेफिनेटली नॉट। तो डेफिनेटली उसको सिर्फ 2 घर मेंटेन करने होते हैं, एक तो यहाँ भी और एक वहाँ भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको जो रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए अपनी पॉलिसी वैसी बनानी चाहिए। वो देंगे, लोग जाएंगे और जाते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल जी, और ये बड़ी अच्छी चीज़ और भी देखिए है कि हमारे पास लोग, मेरे पास वही आते हैं जो कि जिनके अंदर दिल में दर्द होता है। असली चीज़ ये होता है कि पॉलिसी तो जैसे कि इंडस हॉस्पिटल की नो डाउट बहुत अच्छी है,
लेकिन ज़ाहिर है उसमें जो डॉक्टर होता है उसकी अपनी भी एक चीज़ होती है, और वही जैसे कि बारी साहब ने कहा कि दिल की बात भी होती है, और अल्लाह ताला उन बंदों को चुनता है। जो मेरा ये मानना है कि किसी भी नेक काम के लिए अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को चुनता है। हर बंदे को तौफीक नहीं मिलती। जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं ना, जो अल्लाह ताला जिनसे बहुत मोहब्बत करता है, उनको चुनता है। और बड़ी हमें खुशी होती है जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं। जहाँ हम बहुत सारी बुराइयाँ देखते हैं, वहीं हमें कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं कि तमाम बुराइयों पे जो है फिर हमारी आंखें बंद। सहरी का दस्तरखान इस वक्त हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, और जो हमारी शेफ़ ज़ैनब है, इन्होंने चिकन हांडी, चिकन हांडी मलाई, अच्छा मलाई अभी अपनी तरफ से लगा दिया। ये अभी ख्याल आया है इन्हें थोड़ी देर बाद कि जब मैंने वहाँ शुरू किया तो चिकन हांडी थी, इन्होंने कहा कि कुछ उसमें एक्स्ट्रा करो, शायद कुछ दूध में से मलाई बची होगी, इन्होंने डाल के घुमाई, इन्होंने कहा मलाई चिकन हांडी। डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको जो इन्होंने ये मलाई चिकन हांडी बनाई थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब आप ये दिल से बोल रहे हैं या नहीं दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं? मोहसिन भाई आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बेहतरीन था, क्योंकि मोहसिन भाई भी बड़े नंबर देते हैं। अब आते हैं मेन हिरा की जानिब। हिरा, क्योंकि आप तो हिरा ये चीज़ें करती रहती हैं, आपको कैसी लगी? सच सच बताइए। मैं सच बता रही हूँ, बहुत जायकेदार है। जो खुशबुएं उस पर हमें आ रही थी ना, वो अब वर्थफुल है, बिल्कुल वर्थ है। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है हिरा कि अभी आप सिर्फ दिल रखने के लिए बोल रही हैं। नहीं, वाकई बहुत मज़ेदार है। जैसे प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी थी, उस जायका भी बहुत बेहतरीन है। वेरी सो गुड। मच, थैंक यू। ये भाई ये बड़ी बात है कि जो हिरा हैं वो ये कह रही हैं, तो फिर तो है, ज़बरदस्त है। तो वैसे कितने टाइम से ज़ैनब आप खाना बना रही हैं, ये बताएं? मुझे कोई 14-15 साल तो हो गए 14-15 साल से कुकिंग हो रही है। ठीक है, तो सबसे ख़राब चीज़ ज़िंदगी में पहली दफ़ा क्या बनाई थी, जिस पे बड़ा लोगों ने कहा होगा कि घर वालों ने कि क्यों बना लिया? खिचड़ी बनाई थी, मतलब तहरी बनानी थी, वो खिचड़ी बन गई थी और वो मुझे मेहमानों के सामने सर्व करनी थी। मैंने कहा बस अब फिर ये खुद ही नाम रख देंगे कि मैंने ये क्या बनाया, तो वो राइस ख़राब हो गए थे। अच्छा, खिचड़ी अमूमन जो है वो बीमारी में खिलाते हैं। वो मुझे बनानी तहरी थी, लेकिन वो बन गई खिचड़ी मुझसे। बना तहरी नहीं थी, लेकिन आज जो है इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बनाया। अब ज़ाहिर है एक्सपीरियंस हो गया है। और जैसे कि हिरा आपने तो बता ही दिया था, आपने कभी कुकिंग जिंदगी में नहीं की। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मतलब कुकिंग नहीं करी। मैं जनरली नहीं करती, लेकिन नाश्ता मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। जैसे वो बल वाले पराठे, अपने लिए तो हर कोई बहुत अच्छा बना ले, अपने हिसाब से बना लेता है। तो आपको सारे खाने वैसे बनाने आते हैं, क्योंकि आप इतनी वीडियोस बना रही होती हैं अपनी, इस चीज़ की, इस चीज़ की, इस चीज़ की, तो ये सारे खाने आपको बनाने आते हैं या कुछ कुछ खास हैं? बहुत कम है आई वुड से, और ज़्यादातर ये वालदा की हेल्प कर देती हूँ। इसमें मेरा ज़्यादा ध्यान होता है, और सफाई की हद तक मुझे बहुत शौक है कि जो क्लीनिंग होती है ना खाने के बाद, अच्छा, वो मैं बड़ी बेहतरीन करती हूँ। प्रेजेंटेबल बनाने का ना खाने को, मतलब मैं घर में भी बनाती हूँ ना, तो मैं बस यूं करके नहीं कर देती, मुझे उसको सजाने का, उसको बनाने का मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि जो गंदे तरीके से ढाबे बने हुए खाने होते हैं उनमें बड़ा टेस्ट होता है, तो आप क्यों इतनी सफाई का फिर वो कर रही हैं उसमें? दोनों तरफ से देखना चाहिए। कभी कभार ढाबे का खाने का दिल होता है तो वो भी खा लेते हैं, वो जायकेदार भी लगता है, और जो ये प्रेजेंटेशन के साथ होता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, वो भी बहुत लजीज है। अच्छा, ये खाने में जो गार्निशिंग की जाती है, ये कितनी जो है, अगर मैं बात करूं रेस्टोरेंट्स के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम कहते हैं कि ऊपर से पुदीना छिड़का, एक दो अदरक फेंकी, तो उससे भी पैसे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो खाना देखकर ही इंसान खाता है ना, जब नज़र खाती है फिर आपका पेट भरेगा अच्छे से। बिल्कुल। तो पहली अगर नज़र में नहीं भाया तो वो खाना खाना नहीं होता। तो फाइनली आपने कितना आज भी पास अच्छा कर दिया। टेस्ट हो, आप ये बताएं आप क्या अच्छा बना लेते हैं घर में? आप मैं सिर्फ बातें अच्छी बना लेता हूँ और उसके मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें फिजिकल रिहैब की, तो उसके लिए आपका जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह काम कर रहा है? देखिए, हमने ये सोचा था कि जी लोगों के अंदर जो डायबिटीज़ की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स की वजह से, और मैं इस वक्त उसका फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर कहूँगा कि जी लोग हेलमेट ज़रूर पहना करें। बिल्कुल, हेलमेट जो है ना, और जो पता नहीं उस मोटरसाइकिल की सवारी में क्या है कि जिस तरीके से चला रहे होते हैं, अल्लाह ही, और हेलमेट सामने रखा होता है, सामने रखा हुआ, हाँ वो सामने ही रखा हुआ होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है ना लोगों की जो माजूरी हो जाती है, टांग कट जाती है, हाथ कट जाता है। और वो देखते हुए फिर हमने कहा कि हम फिजिकल रिहेबिलिटेशन तो हमने बनाया। ख़ास तौर पर हमने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के साथ मिलकर हमारे 4 सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसके अंदर, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि जी जो हमको प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो आपने ज़ाहिर एक इस वजह से एक चीज़ बनाई हुई है कि ऐसा हो जाता है, हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों की वही आप वाली बात कि हेलमेट नहीं पहनेंगे, दूसरी चीज़ें नहीं करेंगे, और फिर जब नुकसान हो जाए तो ज़ाहिर फिर तो। और इसी तरह जो है ना, जैसे जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों के हाथ टांगे कटते हैं, पाँव कटते हैं, उसको कंट्रोल कर लें ना। तो इसीलिए मेरा यही है कि
हम ज़्यादा ज़ोर अब हम उनकी प्राइमरी केयर के ऊपर और प्रिवेंटिव साइड पे काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके साथ कुछ इस तरह का, अगर खुदा न खास्ता शुगर का इशू है, तो वो कहते हैं यार होता रहता है, कुछ नहीं होता, डॉक्टरों का काम ही यही है। उनको ब्लड प्रेशर होता है, वो चीज़ें भी खा रहे हैं, तेल वाली कढ़ाइयाँ भी खा रहे हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हो जाता है तो खुद तो उनके साथ होता ही है, घर वालों को कितनी प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल ये है कि वो वक्त जो है ना, जो जब 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 आप पड़ती है, उस वक्त फिर आपको एहसास होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया, अपने इंसान के साथ क्या किया। आज आप लोग भी ज़रा घी भी कम लगवाया करें इसके अंदर भी ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि अब तो आप लोग तो मैंने तो खा लिए, चख लिया उसको, लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब ने रमज़ान उस के वक्त महीने में सब डॉक्टर साहब जायज़ ने उस होता है। वक्त पॉइंट नहीं दिया था। डॉक्टर साहब ने अभी इनडायरेक्टली, क्योंकि डॉक्टर साहब बड़े मौजूद किस्म के तरीके से सही बात बात है। करते ही हैं, तो इन्होंने बहुत टेक्निकली कहा कि आपका तेल ज़्यादा है। ऐसा ही डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, मतलब ये है कि हेल्दी रमज़ान डाइट में- की तरफ ज़रा अच्छा जो डॉक्टर है। साहब, ये अभी जब बात हो रही थी, सॉरी, ये कह रही थी कि जी रमज़ानों में तेल शेल खा सकते हैं, ज़रा इनको बता दें आप। माफ़ी होती है ना, कह रहे रमज़ानों में माफ़ी होती है। एक महीना जो है वो बस नहीं नहीं, मतलब देखें, एतदाल हर वक्त होता है, जी ठीक है ना। रमज़ान में ऐसा नहीं है कि हमें बीमारी नहीं देता है, ठीक है। छूट बहुत दे दी ज़्यादा अल्लाह ने बहुत लगा। ज़्यादा जो है ना बीमारी, फिर ईद के दिन जो है ना, फिर जो हम और भी जो है ना ज़्यादा रश अस्पतालों में हॉस्पिटल में ज़्यादा रश होता है कि जो ये वाकई में आप सही कह रहे हैं वैसे ये बात सही है कि देखें वेट पुट ऑन जो ज़्यादा होता जो है। है ना कि आपको जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हिस्सा छोड़ के खाएं, बिल्कुल बेशक। ठीक है ना। वो छोड़ के हम समेत मैं भी वही कर रहा होता हूँ कि वो चीज़ पे अमल नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट उसको कहता होता हूँ, तो हो सकता है किसी दिन अमल भी करना शुरू कर देंगे, तो और बार बार कहेंगे तो अमल होगा। बिल्कुल, तो और ये कुछ को चीज़ें- फिर हमारी ज़रूरत भी नहीं रहेगी अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टरों एक चीज़ और होती है कि कुछ बच्चे पैदाइशी डम एंड डेफ होते हैं और उनके लिए इम्प्लांट होता है, कॉकलियर इम्प्लांट Cochlear होता है। implant होता तो ये इसका प्रोसीजर क्या होता है डॉक्टर साहब, और ये क्या फिर फ्रूटफुल होता है? जी डेफिनेटली। ये तो इसको आप मतलब आप आम लफ्ज़ में बायोनिक ईयर कह देते हैं ना, कि जो एक आला है जो कि आपको लग जाता है, उसका सेंसर जो है ना ब्रेन में, जहाँ पर सुनाई दे की जो सेंटर होता है वहाँ पर ये हो जाता है। तो बच्चा जो पैदा होता है वो असल में बात नहीं कि सुनता नहीं है तो बोलता नहीं है। बिल्कुल। देखिए जब बच्चे जो है ना, हम भी नॉर्मल बच्चा भी जो होता है ना, जब आवाज़ सुनता है तो वो फिर उसके बाद उसके अंदर रजिस्टर करता है, फिर उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। तो उसमें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बच्चे को, लेकिन वो सुन नहीं रहा तो बोल नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो वो और ये बहुत इसमें एक तो ये कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए सबसे पहले, अगर शुरू में ही, क्योंकि उसूलन दुनिया में हर जगह बाय बर्थ के ऊपर ये असेसमेंट कर लिया जाता है कि बच्चे क्या बहरापन तो नहीं है। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ की हमें तो पता लग जाना चाहिए कि अगर बच्चा कोई चीज़ जोर से गिर रही है और ज़ाहिर छोटा बच्चा है तो वो एकदम रिएक्ट करेगा, और अगर हाँ, नहीं करा लेकिन तो पता लग शुरू में देखते बच्चा पहले महीने में तो नहीं होता, बच्चा ऐसे ही सो रहा ही होता है ना, अच्छा, मैं- I ज़्यादा had no idea. 16-18 घंटे सो रहा होता है, तो उसका एहसास नहीं होता है। लेकिन ये है कि ये जैसे ही असेसमेंट होती है बच्चे की, हर पूरा एक पीडियाट्रिशियन देखना चाहिए उसको, पूरे असेस करके फिर वो बता दे कि इसमें ये पॉसिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा बहरापन हो, कुछ हो सकता है कि लिमिटेड भी हो सकता है। तो अगर हो, क्योंकि अर्ली अगर पता लग जाए ना, तो फिर अर्ली इम्प्लांट हो जाए ना, तो फिर आपको उसको रिहेबिलिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, और ये क्योंकि- कितने टाइम के अंदर अंदर हो जाए तो इट्स गुड? 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। ठीक है। और इस पे डॉक्टर साहब खर्चा कितना आता है कि अगर हम कहीं और से अल्लाह ना करे कोई करवा रहा हो तो कितना देखें, खर्चा है उसका इसका? सिर्फ इम्प्लांट की कॉस्ट जो है ना $10,000 है, सिर्फ $10,000 इम्प्लांट की $10,000 है। ये सिर्फ इम्प्लांट की बात कर रहा हूँ। तो फिर सर्जरी और वो सारी चीज़ें वो एक अलग चीज़ है। फिर इसकी मेंटेनेंस भी होती है, उसकी एक लीड होती है, कभी उसकी बैटरी कम हो गई, तो बच्चे होते हैं ना, आपने देखा नहीं वो काट गया, तो ये तकरीबन समझे कि ये आप 3-4 हज़ार और भी रख लें उसके ऊपर, $15,000 तो आपकी एक्चुअली इम्प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट और उसके साथ उसकी मेंटेनेंस के साथ हो जाता है। और ये और एक $15,000 आज $10,000 आज के आप सोच लें कितने हैं। ये तो बहुत ठीक ठाक 60-70 लाख इससे कुछ क्रॉस कर गए। एक मतलब $10,000 का मतलब ये हो गया 28 लाख रुपए, ये सिर्फ इम्प्लांट है। इम्प्लांट है। फिर सर्जरी की कॉस्ट है, उसमें सारी रिहेबिलिटेशन उसकी होनी है, क्योंकि और इसमें इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि आप उसको स्पीच थेरेपी करेंगे, स्पीच थेरेपी करने के बाद वो तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा आएंगे। जिस पेरेंट ने मदद की ना, उसने पूरी हिम्मत उसके साथ मेहनत की बच्चे के साथ ना, उसको फिर स्पीच थेरेपी के वो थेरेपी तो वही है कि उसको बताना है, बच्चे के साथ बोलना है।
वो सब माँ बाप की जो है ना एफर्ट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। और माँ बाप की एफर्ट्स भी, और फिर यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने ये डिपार्टमेंट बनाया हुआ है इसमें बड़ी एक एफर्ट होती है, क्योंकि जो ये कॉस्ट बता रहे हैं वो तो एक मिडिल क्लास क्या इस वक्त में जो अपर क्लास भी है, अपर क्लास कह लें या मिडिल अपर क्लास कह लें, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ चीज़ों के प्रिकॉशंस पहले ही हमें ले लेने चाहिए, देख लेना चाहिए। हम शायद ना प्रॉब्लम आने का वेट कर रहे होते हैं। जो मैंने एक बात कही ना कि जिनको शुगर होता है उनसे बोलो यार तुम थोड़ा एहतियात करो, और ये मैंने बहुत देखा है, अपने रिश्तेदारों में भी देखा है। ब्लड प्रेशर है तो ठीक है यार, अरे मेडिसिन नहीं खाओ, डॉक्टरों का काम ही मेडिसिन देना होता है। ऐसा नहीं होता कि जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है फिर आपको जो है इशू आता है। मोहसिन भाई, बात हो रही थी इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से, जिस पे हमने ये भी बात की कि भाई लोग जो हैं रमज़ान के महीने में जहाँ नेक काम कर रहे होते हैं वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। रमज़ान में हमें अपनी रूटीन, अगर हम बात करें एक सिंपल रूटीन क्या ऐसी बनानी चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक का जो महीना है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकें? एक सबसे पहली बात जो रसूलुल्लाह की हदीस है कि ये जो महीना है तकवा हासिल करने के बाद, तकवा किसे कहते हैं? तकवा कहते हैं वो तमाम काम जो बुराई की तरफ, गुनाह की तरफ लेके जाए उनसे बचना। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक कांटेदार रास्ता है तो हम क्या करते हैं उससे बच के जाते हैं ना, कि ताकि हमारे पैरों में या जिसमें कोई ज़ख़म ना आ जाए। इसी तरह ये जो महीना है ये गुनाहों से बचने का, ख़ताओं से बचने का महीना है, ताकि आपके अंदर परहेज़गारी आ जाए, तकवा आ जाए। तो इसकी शुरुआत इसी तरह की जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, देखिए मिसाल तो हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर घर में कोई भी ना हो, फ्रिज में ठंडा पानी मौजूद है, आप वो पानी पी सकते हैं आम हालत में, लेकिन आप क्यों नहीं पीते? क्योंकि अल्लाह आपको देख रहा है। बेशक। तो इसी तरीके से जब आप इस दिन को आप गुजार रहे हैं तो ऐसे गुजारें कि तमाम वो ख़ताएँ, गुनाह, जिससे आपको ये डर हो कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के अच्छे दोस्त हैं तो आपको पता हो कि यार ये दोस्त मेरा इस बात से खफा हो जाएगा, तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि ये महीना या ये दिन ऐसा गुजारूं कि अगर मैं कोई काम करूं तो मेरा रब नाराज़ ना हो जाए, तो मैं इस दिन को ऐसे गुजारूं। बिल्कुल, अगर ये सोच वाकई में हम रख के चलें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हम जो हमारे बॉसेस होते हैं हम बहुत उनके सामने ही होता है कि यार उनके सामने जाना है, ऐसे जाना है, लेकिन आपका रब आपको जो है वो 24 घंटे देख रहा है, आपकी शहरत से ज़्यादा करीब है। तो ये अगर चीज़ हम सिर्फ रमज़ान में सोच लें, मैं पूरे साल का बोलूँगा तो बोलेंगे खुद कौन सा करता है, लेकिन सिर्फ रमज़ान ही का सोच लेना तो बच सकते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, अब हम देखते हैं कि रमज़ान में रोज़े की हालत में भी लोग बहुत से वीडियोस देख रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस जो मतलब ठीक है, मतलब उसको आप इस तरह नहीं कहते कि इससे कोई आप फ़ायदा ले रहे हैं या कोई एजुकेट हो रहे हैं, तो क्या ये सही है रोज़े की हालत में? देखिए रोज़ा क्या है, देखिए ये एक मख्फी इबादत है। अब आप लोग नाज़ुबिल्ला, आप तो ये बात करें, लोग नाज़ुबिल्ला, मैंने यहाँ तक भी लोग फिल्में, गाने और ड्रामे भी देखते हैं। तो वो कहते हैं रोज़े का टाइम निकल रहा है, तो अल्लाह इसलिए माफ़ हम गा फरमाए, आपने अल्लाह के लिए इबादत के लिए ये मख्फी इबादत तो है, लेकिन इसमें हुक्म क्या है? अल्लाह ताला नहीं चाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो ये सोचता है कि अल्लाह ताला को तुम्हारा भूखा और प्यासा रहना कबूल है, नहीं, अल्लाह को ऐसी कोई बात कबूल नहीं जिसमें सिर्फ भूखे प्यासे रहो, बल्कि तुम्हारा तकवा कबूल है। यानी कि तुम्हें उन तमाम बातों से बचना है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होगा। अब आप ये बताएं कि अगर एक लम्हा भी आपने वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तुमने ज़र्रा बराबर भी अच्छा काम किया तो अल्लाह तुम्हें इसकी सज़ा देगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तुमने ज़रा भी शर किया तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अब आम हालत में ये याद रखिएगा, जैसे हम फरमाते हैं ना कि रमज़ान के अंदर नफिल पढ़ने वालों को सुन्नत का सवाब, सुन्नत पढ़ने वालों को फ़र्ज़ का सवाब, फ़र्ज़ का पढ़ने वालों 70 फ़र्ज़ों का सवाब। इसी तरह जो शख्स नेकी कर रहा है तो वो भी बढ़ते हैं तो गुनाह भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक गुनाह किया तो फिर गुनाह सिर्फ एक का मिलेगा, बल्कि उसके गुनाहों का भी कफ़ारा, गुनाह भी उस पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, और ये चीज़ मैं इस वजह से कह दी कि ज़ाहिर है अगर कोई ऐसी चीज़ आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जिससे आप एक सही एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, बनिस्बत क्या फिल्में देख रहे हैं या उल्टे सीधे टिकटॉक्स देख रहे हैं, ये ज़ाहिर है फिर गुनाह के ज़मरे में आएगी। लेकिन अगर एजुकेट हो रहे हैं किसी चीज़ से तो उसमें कोई मजायका नहीं। लेकिन बात वही कि ना, ये तो आप किसी को अगर खैर नासिब या नाफुन ने फरमाया कि तुम में से बेहतर हो जिस वक्त लिए नफ़ा बख्श हो। अगर कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जो नफ़ा बख्श है और आप एजुकेशन के लिहाज से या फिर किसी भी तरबियत के मराहिल के लिहाज से, तो फबिहा। लेकिन याद रखिएगा ये जो महीना है ये अल्लाह से मार्फत मारने का महीना है। मिसाल के तौर पर हुज़ूर ने फरमाया अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हैं। हुज़ूर ने फरमाया जिसने अलिफ पढ़ा उसे 10 नहीं किया, जिसने लाम पढ़ा उसे 10 नहीं किया, जिसने मीम पढ़ा उसे 10 नहीं किया। इस तरह 30 नेकियां आम बंदे को मिलती हैं। आप एजुकेशन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप
रब का कलाम ही पढ़ लें जिस महीने में उतरा, तो ज़्यादा अजर ये ना कि हम पूरा दिन, एक बंदा उजरत दे रहा है 10,000 रुपये और एक बंदा 1,00,000 रुपये दे रहा है, तो मैं उसके पास जाऊंगा जो 1,00,000 रुपये दे रहा है और काम वही ले रहा है। तो मैं अपने रब की वो बात मानो ना, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करूँ, अल्लाह की साले सवाब नेक काम में रुजू करूँ। लेकिन कोई ऐसा कंटेंट जो कि आपकी बेहतरी के लिए देखा जा सकता है, रोज़े की हालत में आप देख सकते हैं, लेकिन मैं तरजीह ये करूँगा कि अल्लाह ताला का ये प्यारा महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। इसका एक और तरीक़ाकार ये है कि अगर आप कोई कंटेंट जिसमें आपकी इस्लाह हो रही है वो आप देखें और अपने घर वालों को भी दिखाएं, तो फिर इसमें भी सवाब है। सारी बात ये कि सुनने वाला और जैसे सुनने कि वाला। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो एक हकीकत है कि वो अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते। वो कहते हैं अल्लाह मालिक है, ठीक है, हेलमेट है भाई लगा लो, नहीं बाइक पे रखा हुआ है, जब पुलिस रोकेगी तो जैसे ही देखेंगे चलती हुई बाइक में से कर लेंगे, बाइक चला रहे हैं ऐसे फ़ोन लगाया हुआ है कान पे, फिर उसके बाद इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं। क्या जो लोग अपनी सेहत का ख्याल जानते पूछते हुए नहीं रखते, क्योंकि ये जो हमारा जिस्म है ये अल्लाह की अमानत है, तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं? देखिए याद रखिए, अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, इंसान के आज़ा बोलेंगे खुद। इंसान अपने आज़ा का हाकिम तो है ना, जैसे रैयत का हाकिम हमारे हाकिम आला हैं, इस तरह इंसान अपने आज़ा का हाकिम है। लेकिन याद रखें ये ज़ुबान बंद हो जाएगी रोज़े महशर, लेकिन इंसान के हाथ खुद बोलेंगे या अल्लाह इस हाथ का ये हक़ था इसने ये अदा ना किया, या अल्लाह इस कान का ये हक़ था इसने अदा ना किया। मालूम क्या चला कि अगर आप इसका हक़ अदा नहीं करेंगे, इसके साथ ज़्यादती करेंगे, यानी इसकी हिफाजत नहीं फरमाएंगे, इस तरह शहद कहते हैं 1000 नेमतों में से एक नेमत है। तो मोहसिन भाई फिर लोग कह देते हैं कि जी अल्लाह मालिक है, हमें अल्लाह पे भरोसा है, इस वजह से हम ये सब कर रहे हैं। देखिए अल्लाह तो मालिक ही है ना, आप ना कहें तब भी अल्लाह मालिक है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फला तफक्करू फला तदब्बरू, क्या तुम्हें कि अल्लाह ने अकल और सोच नहीं दी, तफक्कुर करने का तुम्हें दिमाग ने कुरान और हदीस नहीं दिए? यही तो बात है कि अल्लाह ने 2 रास्ते बनाए, आपने खुद चूज़ करना है कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। ये सवाल देखिए मैंने इस वजह पूछ लिया कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम दूसरों के साथ तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो आपका जिस्म है ना ये भी अल्लाह की अमानत है। और जैसे कि मोहसिन भाई ने कहा कि फिर हर आज़ा बताएगा, तो ये जो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात कही कि इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें कि कहीं ये ना हो कि फिर देर हो जाए। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान इस वक्त हमारी निशस्त पे मौजूद हैं, हिरा हमारे साथ मौजूद है। हिरा से हम एक बात पूछते हैं। हिरा मुझे एक बात बताएं कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनको बड़े PR पैकेजेस आते हैं, तो आपको भी बहुत आते होंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें PR पैकेजेस में हम ये देखते हैं कि कुछ पैकेजेस जैसा आपने शुरू में बताया था वो इतने मज़े के नहीं होते, मतलब जो क्वालिटी वो दिखा रहे होते हैं वो नहीं होती है। तो ऐसे वक्त में एक इन्फ्लुएंसर क्या करता है, PR पैकेज तो ले लिया उससे, अब क्या फिर बताएं कि नहीं जी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है? अच्छा, शुरू में जब इस तरह का पैकेज आ जाता था तो हमारे पास कुछ रहता नहीं था करने के लिए सिवाय इसके कि हम तारीफ़ करते थे। अब जाके जब थोड़ा आपका, मैंने आपको बताया, लोग एतबार करने लग जाते हैं, एक बिलीफ सिस्टम बनता है, आपका मैकेनिज़्म बनता है, कम्युनिटी में इन हो जाते हैं, फिर जाके हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 3 से 4 दिन दें या 1 हफ़्ता दें, जब तक हम इसको यूज़ ना कर लें, अच्छे से खुद एवैल्यूएशन ना कर लें कि बेहतर है ये या नहीं, आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है या नहीं। तो ऐसा बाज़ों का देखने में आया, ज़्यादा स्किन केयर आइटम्स में ऐसा बहुत होता है। क्योंकि आप स्किन केयर आइटम्स की भी काफ़ी मैंने देखा है कि प्रमोशंस आप करती हैं, तो ये हमारे यहाँ जो कॉस्मेटिक्स की आ रही होती हैं कि जी सस्ती कॉस्मेटिक है ये, तो क्या वाकई में सस्ती चीज़ सही होती है, इसमें होती है चीज़? जहाँ तक मेरा तजर्बा रहा है, सस्ती चीज़ में मुझे ऐसा लगता है क्वालिटी का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने आगे से किया हुआ होता है, खास तौर पे स्किन केयर की बात। एग्जैक्टली, जहाँ पे वो प्राइसेस अपनी हाई रखते हैं वहाँ पे उनकी क्वालिटी, मैकेनिज़्म, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। तो ये मुझे जहाँ तक अभी तक के लिए, और बाकी नाजरीन को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बेशक प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको ज़्यादा भी पड़ रही है उसको यूटिलाइज़ कर लें, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आपकी स्किन एक ही है और वो उसको आपको रखना है और फ्रेश ही रखना है, ना कि ऐसा कुछ सस्ती चीज़ लगा के नुकसान क्योंकि स्किन से रिलेटेड बहुत सारे, क्योंकि एस्थेटिक क्लिनिक्स भी बन चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो लोग अट्रैक्ट करते हैं। हमने इसमें देखा भी है जाली कॉस्मेटिक, हमने खुद अपने हाथ से पकड़ी कि जी घर में बन रही थी, बड़े बड़े जो है वो ब्रांड्स के नाम लगाए होते, तो ये ना करें। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं, क्या वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखते हैं? क्या वो कोई भी वीडियो बनाते वक्त या कोई ऐसी चीज़ पोस्ट करते वक्त इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि आया इसका असर माशरे पे क्या होगा, या बस ठीक है मुझे सिर्फ व्यूज़ चाहिए? रखना तो चाहिए इखलाकन तौर पे भी, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर भी नहीं, पूरे सोसाइटी के ऊपर भी।
अगर मैं अपनी बात करूं तो अब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फोकस करती नहीं, हूँ, मैंने आपकी देखी है, बिल्कुल आप या रख मैं रही हो। जिन लोगों को जानती हूँ जो मेरे सर्कल में है, मैंने अपना सर्कल भी ऐसे ही मेंटेन रखा हुआ है। वो एक होता है ना, आप दूसरे इन्फ्लुएंसर को देखकर भी अप्रोच वही ले रहे होते हैं। अगर उसने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें कर दी, बेकार सा कोई प्रोडक्ट है, तो आप भी कहते हो यार मुझे भी उतने पैसे उससे या ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं भी तारीफ़ कर दूँ। तो अब जाकर हम लोगों ने ये क्राइटेरिया मैकेनिज़्म बना लिया है कि अगर झूठ है तो उसको गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोसाइटल इम्पैक्ट भी है, और एक वर्ड ऑफ माउथ की बात बन जाती है ना, जो कहीं भी बात है वही आपके आगे जाके उसकी अक्कासी हो रही होती है। और आगे से लोगों का ये रद्द-ए-अमल देखने में आया कि वो कमेंट सेक्शन में ही आपको उसकी सारी चीज़ें बता देते हैं कि यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ पे आप सही थे। तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत अच्छी तरह से आ भी गई है, और वो अप्रोच भी उसी लिहाज से करते हैं कि जी आप सही बात कर रहे हैं तो हम आपको आगे जाके प्रैक्टिस में ये वाली चीज़ लेकर आएंगे। ये बहुत अच्छा, बड़ी इसमें बात लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिला वजह के पीछे लगे हुए होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वॉर मैंने बड़ी देखी है, जी। और एक साइबर वॉर जिसे हम कहेंगे कि अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है तो वो अपने 5, 10, 15, 20, 25 लोगों को पीछे लगा देगा। ऐसा ही वो आपकी हर वीडियो पे आके कमेंट डालेंगे, नहीं झूठ बोल रही हैं, नहीं ये कर रही हैं। जी। इस चीज़ को कभी फेस किया? ये मैं करती थी शुरू में, तो बहुत ही हद तक किया है। जेलसी और जिसे हम कहते हैं। जेलसी फैक्टर होता है, कभी कभार कुछ ज़्यादा बदतमीज़ी हो जाए तो उसको साइबर क्राइम को हम डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, और बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है कि आप 1-2 लोगों को और बताएं कि उस आईडी को जाके रिपोर्ट करें, वो आईडी बंद हो जाती है फिर ताहयात। क्योंकि ये चीज़ बड़ी फेस करनी पड़ती है, और जब भी कोई तरक्की कर रहा होता है तो यहाँ पे जेलसी फैक्टर है, कुछ लोगों में नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला सबके अंदर से ये तो ख़त्म करे चीज़, ताकि जो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पीड्स ऑन को ज़ाहिर है पैदाइशी बच्चों के साथ जो चीज़ होती है उसके हवाले से ज़रा सा हमें बताइएगा कि वो आपका जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह इस वक्त काम कर रहा है। देखिए, पीडियाट्रिक का जो बच्चों को कैंसर का सेटअप है वो हमारा सबसे बड़ा सेटअप है पाकिस्तान में, और उसमें सिर्फ मरीज़ मतलब सारे पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से भी, सऊदी अरेबिया और यूएई से भी आते हैं, जो कि वर्कर क्लास है, जिनकी इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, वो सब वहाँ आते हैं। तो उनका हम होलिस्टिक इलाज करते हैं कि उनका इलाज, क्योंकि एक कैंसर का डायग्नोसिस इस मुल्क में मौत होती है बिल्कुल से, तो उनको समझाना, उनके साथ उनके इलाज, उनके पेरेंट्स को ख्याल रखना, उनको भी समझाना, उनकी रहाइश का ख्याल रखना, जो बाहर से आ रहे हैं उनके रहना सहना, खाना पीना, वो सब जिम्मेदारी हमारी होती है। और फिर उनकी साइको सोशल सपोर्ट देना, उनके लिए हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए प्ले एरियाज़ बने हुए हैं। उनकी स्कूलिंग नहीं हो सकती है क्योंकि वो जा नहीं सकते हैं, तो उस दौरान, इलाज के दौरान उनकी पढ़ाई को जारी रखना। हमारा एक इंडस के सितारे करके एक स्कूल भी है, जहाँ पर हम बच्चों की वो पढ़ाई को, गैप को ख़त्म करते, क्योंकि जब ठीक हो गए बच्चा जाता है, पहला तो शौक़ लगता है उसको कैंसर के डायग्नोसिस का, फिर इलाज उसका हो जाए, फिर वापस जाता है तो वो 2 क्लास नीचे हो जाता है, अपने दोस्त गायब हो गए, तो ये बड़ा शौक़। तो 2005 साल पहले हमने ये शुरू किया था कि जी हम बच्चों को, हर बच्चे का इंडिविजुअल होता है क्योंकि उसका पोस्ट बनता है, शाह वलायत स्कूल के साथ हम एफिलिएटेड हैं ताकि उनको सर्टिफिकेशन भी मिले, जाके वो फिर अपनी क्लास में भी जा सकें। तो मैं अपनी टीम को, जो हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं, बच्चियाँ जो है ना, जो कि जिसमें बड़ा ट्रॉमा का है, मतलब इसमें बच्चे जिनका इलाज नहीं हो सकता है, उनकी अमवात भी होती हैं, बिल्कुल। तो इस ट्रॉमा को गुजरना, उन बच्चों जिस तरीके से मेहनत करती हैं, हम उसका मतलब रमज़ान के आखिर में, आखिरी 10 दिन में ईद बाज़ार लगता है वहाँ पर, और पूरा उनके जैसे ही बच्चे जाते हैं अपने लिए, बच्चियों के लिए कपड़े लेना, जूते लेना, बहुत सारे लोग ताउन करते हैं। आपसे काफ़ी मुलाकातें हुई, हाँ, लेकिन ये चीज़ मेरे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये पाकिस्तान में कहीं भी नहीं होता इस तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर उनकी कुछ जो जिनकी पैलिएटिव पे होते हैं, जिनकी डेथ होने होती है, उनकी फैमिली को प्रिपेयर करना, उनके बहन भाइयों को प्रिपेयर करना, फिर इनकी बच्चियों के जो इनके अंदर कुछ बच्चे होते हैं ना, अच्छा बच्चे का, कैंसर का बच्चा जो है ना बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है एकदम, क्योंकि उसको एक मौत सामने नज़र आ रही होती है, तो उसकी जो अपने जज्बात होते हैं, कुछ उसके अंदर क्वालिटीज़ होती है, वो जागर होती है। जैसे आए तो स्केचिंग कर रहे होते हैं, तो फिर हम उनकी मेंटरिंग कराते हैं, उनकी फिर उसके बाद वो तस्वीर बनाते हैं, फिर हर साल उनकी एक हमारी वो होती है, एक एग्ज़िबिशन होती है, अभी फरवरी में ही हुई थी, पिछले 1 हफ़्ते पहले, तो वो 2-4 बच्चों को 40-50 डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी अमवात होती है। बिल्कुल, एक डॉक्टर है, वो शुरू से पेशेंट के साथ होता है, लेकिन डॉक्टर को ये बात पता होती है कि इसने सर्वाइव नहीं करना,
क्या डॉक्टर बहुत मजबूत दिल के हो जाते हैं या यूज टू हो जाते हैं? क्योंकि जब हम ये बात आपके मुंह से सुन रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहैसियत डॉक्टर ज़ाहिर है आपने भी ऐसी कई चीज़ें फेस की होंगी, देखी भी होंगी। नहीं देखें, डॉक्टर मजबूत हो जाता है। डॉक्टर इंसान है, वो भी उससे गुजरता है। मतलब मैं जब भी चाइल्ड बच्चों को कैंसर में जाता हूँ, कि मेरा तो लोगों से लोग आते रहते हैं, उनको टूर भी कराता हूँ, लेक भी जाता हूँ, तो उस जगह जाके आदमी पसीजता है, उनको अंदर एहसास होता है कि जी, क्योंकि आपको अपने बच्चे सामने नजर आते हैं ना, बिल्कुल कि जी बिल्कुल कोई चीज़ की जी, और आदमी हमेशा ही दुआ करता है कि अल्लाह बच्चों का दुख ना दिखाए अपनी ज़िंदगी में, औलाद का दुख ना दे। तो इसमें डेफिनेटली एक जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, मतलब ऐसे ही सख्त दिल नहीं होता डॉक्टर कोई भी, लेकिन जाहिर है कोई भी डॉक्टर जो है ना प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाता है। प्रैक्टिस का हिस्सा है और उसको। ये बात मैंने आपसे इस बार पूछी कि जाहिर है मुझे आइडिया था कि जाहिर है कोई भी सख्त दिल नहीं होता, लेकिन ये भी एक डॉक्टर की बड़ी बात होती है कि उस चीज़ पे कंट्रोल रखना। हाँ नहीं, मतलब आखिरी वक्त तक ये कह देना ना कि नहीं, हाँ कोशिश जारी रखनी है। और नहीं, आपने कुछ ऐसे केसेस भी मुझे याद है जिसपे हमने अपनी वो रखा और वो बचे उसके अंदर, तो वो चीज़ें हैं ना, तो वो तो हमको आखिर वक्त तक कोशिश करनी चाहिए। और देखें, लोगों को ये समझना चाहिए डॉक्टर खुदा नहीं है। बेशक, बिल्कुल ठीक है ना, हम हर चीज़ को इलाज कर सकते हैं। हाँ वो है, मैं तो ये है कि जी इलाज दवा में असर उसी वक्त होती है जब एक ही दवाई एक ही मर्ज़ के लिए 4 आदमियों को 2-3 को फ़ायदा होता है, चौथे को नहीं होता। तो वो जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो दवाई को, उसका असर नहीं होगा। बेशक ज़ाहिर है ये हमारा यकीन होना चाहिए। यकीन होना भी चाहिए, और बहैसियत मुसलमान हम सबको ज़ाहिर है होना चाहिए। डॉक्टर अपनी कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन ज़ाहिर है वही वाली बात डॉक्टर साहब की कि डॉक्टर जो है वो खुदा नहीं होता, और ज़ाहिर है मंजूर खुदा ही होता है जो होता है, लेकिन कोशिश जारी रहती है। डॉक्टर साहब, ब्लड सेंटर भी इस वक्त आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, थोड़ा सा ब्लड सेंटर के बारे में भी हमें बताइएगा कि वहाँ से किस तरह होता है, लोग डोनेट करते हैं यहाँ के? जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी मैं भी लोगों को भी कहना चाहिए, हुकूमत को भी इस पर जोर देना चाहिए कि बहुत सारा ब्लड इस वक्त भी जो है ना अनसेफ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। स्क्रीनिंग नहीं होती है, उसकी स्टोरेज सही नहीं होती है, और ये जो है ना, और वो बीमारियाँ फैला रहे हैं। आपका हेल्दी पॉपुलेशन इस वक्त जो है ना 10% हेपेटाइटिस बी और सी मिलाकर 10% पॉजिटिव है, जिनको कभी भी नहीं हुआ। आप किसी वक्त गए इंश्योरेंस कराने के लिए गए तो आपके टेस्ट में पता लगा आपको हेपेटाइटिस सी है, कहाँ से लगा, क्यों लगा, कुछ नहीं पता लगता। आप जो बार्बर्स की तरफ जाते हैं, आपको जो नाई के पास जाना है, वो उधर देखना है कि कैसे सफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो ब्लेड रीयूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उसने तो भुगतना नहीं है। भुगतना आपने है। आपका लिवर होगा, लिवर कैंसर हो जाएगा, सिरोटिक हो जाएगा, वो बहुत बड़ी जो है ना, उसकी जो अगर सिरोटिक लिवर हो जाए या कैंसर हो जाए, वो बहुत दर्दनाक मौत होती है। ये तमाम चीज़ें जी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़ाहिर है जब हम बैठते भी हैं डॉक्टर साहब के साथ तो फिर टेंशन भी होने लगती है। फिर जैसा भी इन्होंने बार का जिक्र किया तो हमारे ध्यान में भी आने लगता है, बहरहाल डिस्पोजेबल रेजर जब आ गए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल हमें खुद ही रखना है, किसी और ने इस चीज़ का ख्याल जो है वो नहीं रखना है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नशिस्त में आए, और बहुत सारी दुआएँ आपके लिए कि आप अपने इसी तरह अच्छा काम करते रहें डॉक्टर साहब। बस मेरा आप भी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। मेरा बस लोगों से यही है कि जी ये जो काम है ये बहुत बड़ी तहरीक है, जो ये काम है बिल्कुल इतनी ज़रूरत है। तो मैं बहुत देखें, कोई पैसा छोटा नहीं होता है। करोड़ आदमी 1 रुपया रोज़ दे देंगे तो 1 करोड़ हो जाएंगे, तो महीने के 30 करोड़ हो जाएंगे, साल के कितने अरबों रुपए बन जाएंगे। तो जो हो, और उससे सदका देने से बलाएं टलती हैं, और रोज़ सदका देना चाहिए। बेशक ठीक है ना, रोज़ जितना भी हो सके इंसान की। ज़ाहिर लाजमी नहीं है कि आप कोई बहुत ठीक ठाक अमीर हो तो ही आप करें, जिसकी जितनी हैसियत हो उस लिहाज से बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबको मदद भी करनी चाहिए। और हम दुआ भी करेंगे इस नशिश से कि अल्लाह ताला इनको इनके मकसद में और कामयाबी दे। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं कि आप इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते ही रहें, लोग देखते रहें, और सही चीज़ें लोगों को बताते रहें। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।